मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका गुरु विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिस सीरीज के अंदर वो लोग जो कि डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई डिग्री या डिप्लोमा जैसा कोई कोर्स है, या फिर अपन बात करें जिनकी एग्जाम्स आने वाली हैं, या फिर जिनकी डिप्लोमा या डिग्री के बाद में किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जहां हम एक बेसिक से लेकर एक बहुत ही एडवांस लेवल तक के फाउंडेशन पेज की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ये क्लासेस आपके यूट्यूब पे पूरी तरह से फ्री हैं, जहां पे आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे समझ पाएंगे सभी पेचीदे कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जहां पे हर एक चीज को बहुत ही डिटेल्ड वे में समझाया जाएगा आपके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। आप ये जो वीडियो आपके पास में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रत्येक टॉपिक के सामने टाइम ड्यूरेशन होगा, उस पर आप क्लिक करके जौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है उस तरफ से चल सकते हैं। आज जो सीरीज अपन शुरू करने जा रहे हैं उसका पहला सब्जेक्ट है, वो है आपका कंप्लीट पैथोलॉजी। देखो एलटी के अंदर, इवन कुछ ईसीजी जैसे सब्जेक्ट के अंदर आपकी बहुत हद तक पैथोलॉजी आती है, जिसके अंदर कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, उन सब के बारे में अपन समझते हैं। हालांकि ईसीजी की पैथोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, जहां अपन डिजीज के बारे में बात करते हैं, जबकि एलटी की जो पैथोलॉजी है उसके अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं कि उन डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से एग्जामिनेशंस होते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों अपनी जो चर्चा होगी, चर्चा का जो मेन विषय है वो है आपका यूरिन एग्जामिनेशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन के तीन तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। पहला फिजिकल, जिसको आपने यूरिन के सैंपल को केवल बाहर से देखा। दूसरा केमिकल, यूरिन के अंदर कुछ केमिकल्स डाल के जो डिजीज है उनको डिटेक्ट किया जाता है, या फिर किसी बायोकेमिकल सब्सटेंस की स्टडी की जाती है, लाइक ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, या फिर अपन उसकी ग्लास पे स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देख के उसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन की। यूरिन का जो पीएच होता है वो 6 से लेकर 6.8 के बीच में होता है, यानी कि अगर किसी की पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक माना जाएगा। एसिडिक मीन्स अम्लीय, या 7 से ज्यादा है तो उसे बेसिक माना जाएगा। बेसिक मीन क्षारीय। बात करें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो वो आपको 1.003 से लेकर 1.03 के बीच में देखने को मिलती है। अब बात करें इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन। इसकी मात्रा कितनी है, तो आपके बॉडी से प्रत्येक 24 घंटे के भीतर भीतर 600 से लेकर 2000 ml तक का यूरिन बाहर निकलता है। यानी कि आप यूरिनेशन करते हैं तब आपकी यूरिन की जो मात्रा होती है, बॉडी से निकलने वाले यूरिन की मात्रा, मिनिमम मात्रा है 600 ml और मैक्सिमम आपकी मात्रा होती है लगभग 2000 ml। यानी बॉडी से 2 लीटर यूरिन हर 24 घंटे में निकलता है। अगर ये मात्रा 600 ml से कम है तो इस कंडीशन को बोला जाता है ओलिगोयूरिया। ये कब देखने को मिलेगी, या तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो, या फिर कार्डियक फेल्यूर, आपका जो हार्ट है इतना ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा कि वो किडनी तक पहुंच के फिल्टर हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ये वॉल्यूम 2000 ml से ज्यादा है तो इस कंडीशन को कहा जाता है पोलीयूरिया, जो आपको डायबिटीज जैसी कंडीशन में देखने को मिलता है। डायबिटीज के अंदर शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, तो शुगर को फिल्टर करने के चक्कर के अंदर किडनी ज्यादा से ज्यादा वाटर के अमाउंट को फिल्टर करती है, जिससे कि डायबिटीज कंडीशन में पोलीयूरिया यानी यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पे यूरिया एक कॉमन वर्ड है जो यूरिन को इंडिकेट कर रहा है। ओलिगो मतलब कम, पोली मतलब ज्यादा। बात करें कलर कैसा देखने को मिल रहा है, तो यूरिन का जो नॉर्मल कलर होता है वो होता है पेल। पेल का मतलब हल्का पीला। बात करें अगर एक कलरलेस है यानी पानी की तरह दिखाई दे रहा है, तो बॉडी में ओवर हाइड्रेशन हो गया, यानी पानी की मात्रा एक लिमिट से क्या हो गई दोस्तों, ज्यादा हो गई। अगर एक कलर आपको रेड देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हिमेटोयूरिया या हिमेचूरिया। सॉरी, हिमेटोयूरिया एक गलत वर्ड है, यहाँ पे टे का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो चे होगा, यानी हिमेचूरिया जिसे कहते हैं। अगर येलो कलर दिखाई दे रहा है मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी यूरिन आपका थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, पानी की मात्रा उसमें कम हो गई। अगर डार्क ब्राउन कलर का आपको यूरिन दिखाई दे रहा है तो इसे बोला जाता है एल्केप्टोन्यूरिया। तो यहाँ पे कुछ कलर के आधार पे आप बता सकते हो कि किस यूरिन में किस किस चीज की मात्रा ज्यादा है, किस किस चीज की मात्रा कम है। फिर बात करते हैं इसकी स्मेल या ऑर्डर के बारे में। अगर इसकी नॉर्मल स्मेल एक एरोमेटिक, एक फिक्स स्मेल होती है, इसकी एरोमेटिक स्मेल है।
अगर ये स्मेल आपको फ्रूटी, जैसे कोई फ्रूट्स होते हैं, फल वगैरह से जो स्मेल आती है, वैसे अगर आपको स्मेल आ रही है, तो समझ जाना कि आपकी बॉडी में स्टारवेशन हो रखा है। स्टारवेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी लंबे टाइम तक भूखी रही है, आपने बॉडी को खाना नहीं दिया। तो खाना नहीं देने की वजह से आपका जो लीवर होता है उसमें मौजूद ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, और साथ में कीटोन बॉडीज बनती हैं। ये कीटोन बॉडीज बॉडी के लिए एसिडिक प्रॉपर्टी रखती हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है कीटो एसिडोसिस। तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर यूरिन से निकलने वाले जो यूरिन की जो स्मेल है वो आपको फ्रूटी महसूस होगी। इसके अलावा माइसी स्मेल, माइसी का मतलब होता है, जैसे माइस का मतलब चूहा, जो चूहे से, मरे हुए चूहे से जो स्मेल आती है, अगर वैसी स्मेल आपको आ रही है, मतलब बॉडी में फिनाइल कीटोन्यूरिया हो रखा है। फिर बात करें, यूरिन में फिनाइल कीटोन्यूरिया की कंडीशन आ रखी है। अगर फॉल यानी बहुत गंदी वाली स्मेल आ रही है, सड़ी हुई स्मेल आ रही है, तो बॉडी में यूटीआई हो रखा है। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि किडनी हो, यूरेटर हो, ब्लेडर, पेशाब की थैली हो या यूरिथ्रा हो, उसमें बहुत सीवियर लेवल तक का आपका इन्फेक्शन हो चुका है। दोस्तों इसी सीरीज में अपन आगे चलें। फिजिकल के बाद में दोस्तों अपना जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन देखने को मिलने वाला है, उस एग्जामिनेशन को अपन बोलते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में कुछ टेस्ट हैं जिनके नाम है, आपको 6 प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट पढ़ने होते हैं। यहां अपन पढ़ेंगे कि किस टेस्ट की मदद से कौन से आपके बायोकेमिकल सब्सटेंस को या कौन से पदार्थ को डिटेक्ट किया जाता है। अगर बॉडी में वो पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो इससे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। और ये आपकी प्रोसीजर है कि कैसे कैसे प्रोसीजर आपको करनी है। दोस्तों पहला जो टेस्ट होता है उसे कहा जाता है बेनेडिक्ट टेस्ट, जिसका यूज ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो ये आपको डायबिटीज को इंडिकेट करता है, क्योंकि जनरली ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर हो जाना चाहिए था, लेकिन आपके यूरिन तक ही पहुंच रहा है। इसका मतलब कि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है। आपको ये करना कैसे है, सबसे पहले आपको किसी भी कंटेनर के अंदर आपको लगभग 5 ml लेना है बेनेडिक्ट रिएजेंट। उसके अंदर आप 8 ड्रॉप डाल दोगे यूरिन की, यानी एक कंटेनर लिया, वायल वगैरह कुछ भी लो लो, जिसके अंदर सबसे पहले आपने 5 ml तो डालना है बेनेडिक्ट रिएजेंट, आपने डाल दिया। फिर उसमें 8 ड्रॉप आपको डालनी है यूरिन की। डालने के बाद में उसको थोड़ा सा मिक्स करना। मिक्स करने के बाद में नीचे आपको बॉइल्ड वाटर लेना है, गर्म पानी लेना है, और गर्म पानी में आपको कितनी देर के लिए, 2 से 5 मिनट तक रख देना है। अगर यहाँ पे नो कलर, कोई भी कलर देखने को नहीं मिले, मतलब ग्लूकोज की मात्रा है ही नहीं। अगर आपको ग्रीन कलर देखने को मिले तो ग्लूकोज की एक स्मॉल माइल्ड मात्रा है। बात करें ऑरेंज कलर देखने को मिले तो मॉडरेट, थोड़ी मध्यम मात्रा है। और वहीं बात करें अगर रेड कलर देखने को मिल रहा है तो ग्लूकोज का एक बहुत लार्ज अमाउंट है। तो आपके वाइवा हो गया, एग्जाम हो गया, इसमें डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में कि ये बताइए कि बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो किसकी प्रेजेंस को देखने के लिए किया जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज की प्रेजेंस के लिए। दूसरा जो टेस्ट होता है उसे कहा जाता है हीट टेस्ट या एसिटिक एसिड टेस्ट। इसके अंदर हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, इसका यूज किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। अगर यूरिन में प्रोटीन बाहर निकल रहा है, एग्जैक्टली जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसके अंदर पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये क्या करती हैं कि ये प्रोटीन को ब्लड में ही रखने का काम करती हैं। बाकी अगर ये बॉडी से बाहर निकल रहा है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि प्रोटीन आप किडनी आपका सही से काम नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही है। तो यहां पे समझिए कि किडनी डिजीज के अंदर प्रोटीन की मात्रा यूरिन में देखने को मिलती है। अब इसका टेस्ट कैसे किया जाएगा, देखिए आपको एक कंटेनर लेना है, इसके अंदर यूरिन फिल कर देना लगभग 5 से 10 ml, और आपको इसमें बाहर से हीटिंग रोड डालनी है जिससे यूरिन गर्म हो रहा होगा। गर्म होने से अगर आपका ये यूरिन क्लाउडी यानी कि धुंधला पड़ जाए, है ना, गंदला पड़ जाए, तो समझ जाओ कि यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, और यहाँ पे टर्बिडिटी नहीं है, गंदलापन नहीं है, धुंधलापन नहीं है, मतलब प्रोटीन क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका एब्सेंट है। कई बार क्या होता है कि यूरिन में अगर फॉस्फेट मौजूद है तो इसकी वजह से भी यूरिन आपका गंदला हो सकता है, इसीलिए आप साथ में एसिटिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स उसमें डाल देते हो। एसिटिक एसिड डालने से क्या होगा, एसिटिक एसिड फॉस्फेट को न्यूट्रलाइज करता है, तो अगर जो टर्बिडिटी यानी गंदलापन देखने को मिल रहा है वो फॉस्फेट की वजह से हो तो वो उसको रिमूव कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है, तो यहां पे इसकी जो फॉल्स रीडिंग है, अपन ने कहा कि एसिटिक एसिड यूज किया जाता है आपकी फॉल्स रीडिंग ऑफ फॉस्फेट, जो फॉस्फेट है उसकी फॉल्स रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। थर्ड वाला जो टेस्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों उसे कहा जाता है हेज टेस्ट। हेज टेस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं, हेज टेस्ट का यूज किया जाता है आपके यूरिन के अंदर बाइल साल्ट को
डिटेक्ट करने के लिए। दोस्तों बाइल साल्ट क्या होते हैं? बाइल साल्ट वो साल्ट हैं जो फैट के, वसा के पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन में मदद करते हैं। आपकी बॉडी में जब आप खाना खाते हो तो उसमें जो लिपिड होता है उसमें फैट का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। इस पहाड़ को छोटे 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 टुकड़ों में, पत्थरों में तोड़ना है एक तरह से फैट के। अब उसका जो काम कर रहा है वो कर रहा है आपका बाइल साल्ट। अगर बाइल साल्ट आपकी बॉडी में ज्यादा निकल रहा है तभी तो लीवर, यूरिन से वो बाहर निकल रहा है। तो अगर बाइल साल्ट की मात्रा ज्यादा है मतलब किस चीज का डिफेक्ट है आपका? लीवर का डिफेक्ट। अब इस लीवर के डिफेक्ट के लिए आपको बाइल साल्ट की प्रेजेंस देखनी है, तो टेस्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना, आपको एक कंटेनर के अंदर यूरिन रख लेना है। अब इस यूरिन के अंदर आपको सल्फर के ग्रेन्स डालने हैं, कुछ दाने, हाथ जो सल्फर के दाने होते हैं उनको आपको ऐसे स्प्रिंकल करना है, ऐसे बिखेरना है। अगर ये दाने सिंक हो गए, यानी कि अगर डूब गए यूरिन के अंदर, तो समझ जाना बाइल साल्ट क्या है दोस्तों? प्रेजेंट है। और अगर ये फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो मतलब बाइल साल्ट क्या है आपका? एब्सेंट है। तो अभी अपन ने 3 टेस्ट के बारे में समझा। नेक्स्ट 3 टेस्ट के बारे में और जानते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट तीन तीन टेस्ट और देखते हैं। चौथे नंबर का जो टेस्ट है उस टेस्ट का नाम है रोथेरा टेस्ट। रोथेरा टेस्ट आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। व्हाट इज द कीटोन बॉडीज? मैंने कहा था कि लीवर से ये प्रोड्यूस होती हैं जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है। बात करें ये कब देखने को मिलेगा? जब स्टारवेशन हो, स्टारवेशन यानी बॉडी में भूख हो, या फिर बात करें कीटोएसिडोसिस, कीटोन बॉडीज की मात्रा बॉडी में अधिक हो जाएगी तो कीटोएसिडोसिस की कंडीशन आती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एक कंटेनर के अंदर यूरिन भर लेना है और यूरिन के ऊपर आपको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की कुछ ड्रॉप्स डालनी है। अब यूरिन अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड, पतला होता है तो यूरिन में जो मेन सोर्स है अमोनिया, यूरिया, इसकी मात्रा होती है। तो अगर आप चाहो कि यूरिन थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हो जाए, सेचुरेटेड हो जाए, गाढ़ापन आ जाए उसमें, तो इसके लिए आप उसमें अमोनियम सल्फेट भी डाल सकते हैं या लिक्विड अमोनिया भी डाल सकते हैं। और आप किसके किनारे से ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने लिक्विड अमोनिया डाल दी, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आप डालोगे तो डालने के तुरंत बाद में आपको इन दोनों के इंटरफेस पे यहां पे पर्पल कलर की रिंग देखने को मिलेगी। अगर रिंग देखने को मिल रही है मतलब कीटोन बॉडी क्या है दोस्तों? प्रेजेंट है। अगर रिंग देखने को नहीं मिल रही तो मतलब कीटोन बॉडी क्या है बेटा दोस्तों? आपकी एब्सेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें बेंजीडाइन टेस्ट। बेंजीडाइन टेस्ट आपके यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। अगर हीमोग्लोबिन आपके यूरिन में है तो इस कंडीशन को बोला जाएगा हिमेचूरिया। यहां पे हिमेचूरिया आ गया। हिमेचूरिया, हिमे मतलब हीमोग्लोबिन यानी आपका ब्लड, यूरिया तो यूरिन में ब्लड है आपका। अब देखो इसका टेस्ट कैसे किया जाता है? 3 कंपोनेंट आपके, सबसे पहले ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, दूसरा बेंजीडाइन रिएजेंट है और तीसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो ग्लेशियल एसिडिक एसिड का काम होता है आरबीसी को लाइसिस करना, नष्ट करना। अगर आरबीसी टूट जाएगी तो इसमें जो मौजूद हीमोग्लोबिन है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएगा। फिर जो इसके अंदर रिएजेंट है ही और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा? ऑक्सीजन को बाइंड होने से रोकता है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आप देखते हो शरीर नीला पड़ जाता है। तो हीमोग्लोबिन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहां पे आपको लगभग ब्लू ग्रीन कलर या ब्लू कलर देखने को मिलता है। तो ब्लू कलर है इसका मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ब्लू कलर नहीं है मतलब हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? एब्सेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेंजीडाइन टेस्ट। आगे चलते हैं। बेंजीडाइन टेस्ट के बाद में है फोचेट टेस्ट। फोचेट टेस्ट आपकी बॉडी के अंदर बिलीरुबिन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। व्हाट इज द बिलीरुबिन? दोस्तों ध्यान रखना कि जब आरबीसी का जीवन काल होता है, लाइफ स्पान 120 दिन होता है। 120 दिन बाद में आरबीसी स्प्लीन के अंदर जाती है। स्प्लीन आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है, इसमें से आयरन वगैरह निकलते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स निकलते हैं, लेकिन साथ में कुछ पिगमेंट निकलते हैं जिनका नाम होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये पिगमेंट सीधा जाते हैं आपके लीवर के पास में, लीवर इनको स्टोर करता है और फिर बाद में आपके जीआईटी के थ्रू, आहार नाल के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। क्योंकि इनका कलर कैसा देखने को मिलता है आपको? येलो कलर, या फिर इसका बिलीरुबिन का येलो, बिलीवर्डिन का ब्राउन कलर। इसी वजह से आपका जो फीकल मटेरियल है, आपका यूरिन है, पेशाब है, उसका कलर आपको येलो या ब्राउन देखने को मिलता है। अब यहां पे समझो कि ये अगर आपकी बॉडी से बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है और फिर होता यूं है कि बिलीरुबिन सीधा जाके अगर जीआईटी के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा तो ये सीधा ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा, और ब्लड में चला गया तो ब्लड में जाने के बाद में ये आपके नाखूनों में आपको अपीयर हो रहा है, आंखों में अपीयर हो रहा है, चेहरा आपका पीलापन दिखाई दे रहा है। यानी इस कंडीशन को बोला जाता है जॉन्डिस यानी कि पीलिया।
इसका टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको यूरिन लेना है। यूरिन को पहले तो आप क्या करना, फिल्टर पेपर से छान लो, ताकि उसमें जो क्लाउडीनेस है, जो प्रोटीन वगैरह जो ऊपर रह जाए, धुंधलापन नहीं आए। उसके बाद में आपको इसमें मिक्स करना है BaCl2। BaCl2 मिक्स करते ही क्या होगा कि जो आपकी जो कंटेनर है या फिर आपकी जो वायल है, उसके आपके तलछटी के अंदर, बॉटम के अंदर आपको प्रेसिपिटेट मलबा जमा मिलेगा। इस मलबे को आपको क्या करना है कि एक फिल्टर पेपर के ऊपर रखना, और रखने के बाद में इसके ऊपर डालना फोचेट रिएजेंट, ठीक है, जिसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड वगैरह जो चीजें होती हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो, जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे आपको ब्लू ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। अगर ये कलर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे बिलीरुबिन प्रेजेंट है, और अगर ये कलर देखने को नहीं मिल रहा है तो बिलीरुबिन आपका एब्सेंट है। तो इसके साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ा, उसके बाद में केमिकल एग्जामिनेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन दोस्तों अपना जो होने वाला है, उसका नाम इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कैसे करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन? सबसे पहले आपको एक कंटेनर में यूरिन लेना है। यूरिन के लेने के बाद में आप इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे, ऐसे रोटेट कराओगे इसको। सेंट्रीफ्यूज कितनी स्पीड से? 3000 आरपीएम की स्पीड से 3 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज कराना है। सेंट्रीफ्यूज कराने से क्या होगा कि कुछ भाग थिक होके, गाढ़ा होके इसके तलछटी में जमा हो जाएगा। जो भाग तलछटी में जमा है उसे तो सेडिमेंट कहते हैं, और जो पानी ऊपर तैर रहा होता है उसे क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट। इस सुपरनेटेंट को आप डिस्कार्ड कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, और जो आपको क्लोटिंग टाइप में जो चीज मिल रही है, सब्सटेंस मिल रही है, आप उसकी ग्लास की स्लाइड तैयार करोगे। यानी यहां पे आपको उसको रख देना है ग्लास की स्लाइड के ऊपर। स्लाइड रखने के बाद में आपको एक दूसरी ग्लास की स्लाइड लेनी है और इसके ऊपर ऐसे दबा देना है। जो दूसरी ग्लास की स्लाइड ली जाती है उसको बोला जाता है कवर स्लिप। ये लगा दिया। अब उसके बाद में आप क्या कराना कि जो इसकी बाउंड्रीज हैं, इस बाउंड्रीज के ऊपर आपको वेसलिन लगानी है ऐसे साइड से, ताकि अंदर एयर वगैरह प्रवेश ना कर सके। इससे पूरी तरह से पैक हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे आप इसको दबाओगे तो दबाने की वजह से आपका जो सेडिमेंट वाला पार्ट था, तलछटी वाला पार्ट था, वो ऐसे फैल जाएगा। फैलने के बाद में आपको माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखना है कि इसमें अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं, यीस्ट हैं, इन सब के बारे में आपको पता लगना चाहिए। बात करें कि इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको देखने को मिलेंगी कुछ सेल्स। जैसे पहली सेल है एपिथेलियम सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। सर पता कैसे चलेगा कौन सी कैसी सेल है? देखो एपिथेलियम सेल होती है, इनकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती हैं, और इनके अंदर इनकी खास बात होती है कि बहुत ज्यादा फ्लैट होती है, इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। बात करें आरबीसी, आपको बाई कॉनकेव दिखाई देती है, दोनों साइड से अंदर धसी हुई दिखाई देती है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जबकि आपका डब्ल्यूबीसी लगभग राउंड स्ट्रक्चर का होता है, इसमें न्यूक्लियस तो होगा ही, नाभिक तो होगा ही, और कुछ के अंदर आपको ग्रेन्यूल्स भी दिखाई देंगे। बात करने की नॉर्मल लेवल कितना एक्सेप्टेबल है, तो आप इसके अंदर एक्सेप्टेबल है 0.5 एचपीएफ। एचपीएफ का मतलब होता है हाई पावर फील्ड। जहां पे सेल्स आपको ज्यादा डिटेक्ट हो रही हैं उस जगह पे मिनिमम मैक्सिमम रेंज कितनी होनी चाहिए? 0.5। इसके अंदर 0.2 हाई पावर फील्ड, और इसमें कितनी है? 0.5 हाई पावर फील्ड। अगर एपिथेलियल सेल देखने को मिल रही हैं, मतलब नेक्रोसिस हो रखा है, यानी सेल की डेथ हो रही है। एपिथेलियल एक प्रकार की रीजनरेटिव सेल्स हैं। अगर एपिथेलियम दिख रही है मतलब पहले कुछ सेल्स की डेथ हुई है, या फिर नियोप्लाज्म, नियोप्लेजिया, इसका मतलब कि आगे चल के आगे वाली स्टेज के अंदर कैंसर हो सकता है। बात करें अगर आरबीसी है, आरबीसी मतलब ट्रोमा हुआ है, किडनी में स्टोन है, नेफ्राइटिस हो रखा है। नेफ्रो का मतलब किडनी, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, किडनी में इन्फ्लामेशन हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है। बात करें डब्ल्यूबीसी अगर बहुत ज्यादा है, आपको यह पता होना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी तभी बढ़ती हैं जब बॉडी में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो, और इस इन्फेक्शन का नाम है यूटीआई। यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। चले आगे। अब बात करते हैं, इसी के अंदर आपको कुछ कास्ट दिखाई दे सकती हैं। सर ये कास्ट क्या होती हैं? आपकी जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी, इनमें कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होती हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर को कास्ट कहा जाता है। ये कास्ट आपकी हाइलिन कास्ट हो सकती है, वेक्सी कास्ट हो सकती है, और ग्लैंडुलर कास्ट हो सकती है। हाइलिन कास्ट आपको सिलेंड्रिकल, आपको इस शेप की दिखाई देने वाली है। वेक्सी कास्ट आपकी बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, लेकिन आपकी इसके जो किनारे हैं वो बहुत शार्प नुकीले होते हैं। जबकि ग्लैंडुलर कास्ट आपके ऐसे गोल आपको देखने को मिलती है, दाने की तरह आपको दिखाई देती है। देखो हाइलिन क्लास 0.2 पर एलपीएफ, एलपीएफ मतलब लो पावर फील्ड, जहां पे सेल्स की संख्या बहुत लो है, कम है, वहां पे 0.2 आपकी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये कब देखने को मिलेगा, जब बॉडी में कोई डिहाइड्रेशन हो, या फिर आप फिजिकल वर्क कर रहे हो, फिजिकल स्ट्रेस है, जैसे पसीना बाहर निकल रहा है, उस कंडीशन में आपको ये कास्ट देखने को मिलती है। बात करें ग्लैंडुलर कास्ट, आपको सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज,
उस टाइम देखने को मिलती हैं, और अगर इनकी संख्या फ्यू फ्यू का मतलब अगर कुछ ही रहे तो ये चीज एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर वेक्सी क्लास देखने को मिल रही है, वेक्सी कास्ट के अंदर रीनल फेल्योर मतलब किडनी पूरी तरह से क्या होने जा रही है दोस्तों, फेल होने जा रही है, और यहां पे इसकी संख्या नन यानी होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये हो रही है इसका मतलब किडनी अब फेल्योर की स्टेज में आ चुकी है। तो आपने चीज समझी कि किस तरह से कौन कौन से कास्ट सेल के आधार पर अपन डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं बाकी सब चीजों को जो कि यूरिन एनालिसिस में देखने को आपको मिल रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों क्रिस्टल्स के बारे में। ठीक है, देखो क्रिस्टल्स जो होते हैं बॉडी में, अगर आपकी यूरिन की पीएच एसिडिक अम्लीय है, अगर यूरिन का माध्यम अम्लीय है यानी 7 से कम है, तो एसिडिक माध्यम में दो प्रकार के आपके क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। एक क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सलेट का बनता है और दूसरा बनता है यूरिक एसिड का। कैल्शियम ऑक्सलेट का जो क्रिस्टल है वो आपको इस तरह से एनवलप शेप का आपका दिखाई देने वाला है। बात करें, ये अगर दिखाई दे रहा है इसका मतलब बॉडी में किडनी में आपके स्टोन्स हो रखे हैं। बात करें यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होता है आपको ऐसे रोम्बस की तरह दिखाई देता है। बात करें अगर ये हो रहा है मतलब गाउट डिसऑर्डर है। गाउट वो डिसऑर्डर है जिससे आपके जो बॉडी के जो जॉइंट होते हैं उसमें यूरिक एसिड जमा हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को ऐसे हाथ बंद करने में, सुबह मैं उठता हूं तो मेरी पूरी बॉडी में जकड़न रहती है, मैं जॉइंट को ऐसे मूव कराता हूं तो जॉइंट में बहुत पेन होता है। तो ये वहां पे एक सिग्निफिकेंटली आपको यूरिक एसिड की गाउट डिसऑर्डर हो सकता है। बात करें एल्केलाइन, अगर यूरिन का माध्यम क्षारीय है, एग्जैक्टली यूरिन का माध्यम एसिडिक ही होता है लेकिन अगर क्षारीय हो गया, एल्केलाइन हो गया, तब आपको स्टेरॉइड आपके देखने को मिलेंगे जो कि मैग्नीशियम फॉस्फेट वगैरह के इन सब के आपके पाए जाते हैं। ये कफिन लिड की तरह देखने को मिलते हैं। कफिन लिड जो क्रिश्चियंस के अंदर आपके, जिसमें आपको जो भी जिसकी डेथ हो जाती है जिसको लिटाया जाता है, कफिन लिड इस तरह का आपकी शेप आपकी ऐसे देखने को मिलती है, ढक्कन की तरह। बात करें अगर ये देखने को मिल रहा है तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, यूटीआई। यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो चांस आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी अपन ने पूरा कंप्लीट बिल्कुल डेप्थ लेवल पे अपन ने पढ़ लिया है किसके बारे में दोस्तों, आपकी अपन बात करें किसके बारे में, यूरिन के एनालिसिस के बारे में। यूरिन एनालिसिस के बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आपका वो है सीमन एनालिसिस। तो आपकी जो सीरीज कंटिन्यू चल रही है, जो सीरीज की शुरुआत है आपकी दोस्तों कौन से चैप्टर से, वो चैप्टर आपका कौन सा, आपकी कंप्लीट पैथोलॉजी की एक सीरीज है। इस कंप्लीट पैथोलॉजी की सीरीज के अंदर अपन देखने वाले हैं सीमन एनालिसिस। तो क्या होता है सीमन एनालिसिस दोस्तों? सीमन एनालिसिस, सीमन एक प्रकार का व्हाइट कलर का स्टी की लिक्विड होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। सीमन के अंदर एक तो स्पर्म पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं, साथ में फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज सीमन के लिए फ्यूल का, ईंधन का काम करता है, एनर्जी का काम करता है, जो कि सेमिनल वेसाइकल नाम की ग्लैंड से सिक्रेट होता है, जो कि आपकी सीमन का लगभग कितना परसेंट भाग बनाता है दोस्तों, 70% भाग बनाता है। बात करें इसके अलावा इसमें कैल्शियम और क्लोटिंग एंजाइम मौजूद हैं। कैल्शियम और क्लोटिंग एंजाइम कहां से प्रोड्यूस होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से। ये प्रोस्टेट ग्लैंड से क्लोटिंग एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, आपकी जो स्पर्म होता है, सीमन होता है, जिसकी एनर्जी को क्या करके आते हैं, स्टोर करके आते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें, एक और ग्लैंड होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का काम ये होता है कि ये यूरिन की पीएच को बैलेंस करता है। मैंने कहा यूरिन का माध्यम कैसा होता है दोस्तों, एसिडिक अम्लीय, 6 से लेकर 6.8 तक। लेकिन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इसमें एक एल्केलाइन यानी कि क्षारीय माध्यम जोड़ देती है, जिससे आपके जो स्पर्म्स होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। अब मैं बात करूं, अगर मैं इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे देखना चाहूं तो कैसे समझेंगे। देखिए ध्यान से, एक ग्लैंड यहां है आपकी, दूसरी ग्लैंड यहां है और तीसरी ग्लैंड यहां है।
देखो इन्हें कहते हैं टेस्टिस, जहां से स्पर्म जा रहे होते हैं। ये टेस्टिस हो गए। अब यहां से इस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसाइकल। इस ग्लैंड का नाम होता है दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड, और इस ग्लैंड का नाम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सबसे पहले देखो दोस्तों, यहां से आपके, सॉरी इसको मैं कनेक्ट कर दिया, यहां से स्पर्म निकलते हैं और सीधा पहुंचते हैं सेमिनल वेसाइकल तक। सेमिनल वेसाइकल इसको प्रदान करती है दोस्तों फ्रक्टोज, जो कि आपके देखो यहां पे अभी स्पर्म जा रहे हैं, शुक्राणु जा रहे हैं। सबसे पहले यहां पे इसको फ्रक्टोज मिला, जो इन स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर ये स्पर्म सीधा यहां से चलते 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 दूसरी ग्लैंड के पास चले गए, कहां पे, प्रोस्टेट पे। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, इसको थोड़ा सा स्टिकी बनाती है, इसको थोड़ा सा थिक बनाती है, गाढ़ा बनाती है, ताकि इसकी एनर्जी कंजर्व रह सके। बात करें यहां से, फिर स्पर्म सीधे जाके नीचे जाएंगे। क्योंकि आप चीज सोचो कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपकी ब्लेडर है, ब्लेडर यानी पेशाब की थैली है। इससे आपका यूरिन बाहर निकल रहा होता है। अब यूरिन का पीएच तो कितना होगा, 6 से लेकर 6.8, जो एसिडिक होता है। अब यहां से जैसे ही स्पर्म आएंगे, सपोज करो यहां से स्पर्म आ रहे हैं, तो ये स्पर्म तो इस एसिडिक पीएच में डैमेज हो जाएंगे। इसलिए बल्बोरेथ्रल ग्लैंड एक प्रकार का एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रेट करती है, ताकि यूरिन की पीएच को बैलेंस किया जा सके, और यूरिन फिश के जो स्पर्म होते हैं, सीमन होता है, इस पाथ से आपका बेसिकली बाहर निकल आता है। ठीक है, तो यहां पे इनका काम है कि सीमन। अब यहां पे जो फ्रक्टोज की बात करें, अब देखो स्पर्म के साथ में फ्रक्टोज मिला, प्रोस्टेट से क्लोटिंग एंजाइम, सॉरी सीई, क्लोटिंग एंजाइम और कैल्शियम मिला, और साथ में आपको एल्केलाइन फ्लूइड मिला। इन सबको एक साथ बोला जाता है सीमन। एल्केलाइन मतलब पीएच को बैलेंस करेगा। अब सोचो, यहां पे 70% जो मात्रा है वो ओनली फ्रक्टोज की है पूरे सीमन के अंदर। मान के चलो सीमन की मात्रा कम हो गई, तो बताओ कौन सी ग्लैंड का इशू है, सेमिनल वेसाइकल का। मान लो सीमन की जो पीएच है वो गड़बड़ा गई, मतलब किसका है, बल्बो यूथल ग्लैंड का, क्योंकि वही क्षारीय बना रहा था। मान लो सीमन लिक्विफाई जल्दी हो रहा है, एकदम से पतला हो गया, मतलब कौन सी ग्लैंड का इशू है, प्रोस्टेट का। तो यहां पे आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, और इसी के आधार पे तीनों एग्जामिनेशन के बारे में भी आपको समझना है। देखो कौन कौन से एग्जामिनेशन है, कैसे कैसे काम करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पे कि इसका कलेक्शन कैसे करेंगे। तो एक कलेक्शन के लिए आपकी बॉडी से जो इजेकुलेशन है, जहां जिस इजेकुलेशन वो प्रक्रिया होती है जिससे सीमन बाहर निकलता है, तो अपने को ध्यान रखना है कि 2 से 7 दिन तक आपको इजेकुलेशन से एब्सटेंट रहना है। देखो 7 दिन से ज्यादा भी नहीं रहना, क्योंकि वहां पे फिर और ज्यादा थिक सीमन बन जाएगा। और 2 दिन से कम भी मत रखना, क्योंकि वहां पे फिर स्पर्म का लॉस रहेगा, स्पर्म कम देखने को मिलेंगे। आपको एक स्टेराइल कंटेनर होता है, जिसमें मेस्टुर्बेशन के प्रोसेस के द्वारा अपन क्या करते हैं, सीमन को उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसको बॉडी टेम्परेचर पे रखा जाता है, और अगले 1 घंटे के भीतर भीतर इसको एनालाइज कर लिया जाता है। बात करें कि इसका फिजिकल एग्जामिनेशन क्या क्या है, क्या क्या चीजें इसमें हैं, तो देखिए ध्यान से। मैं बात करूं इसकी वॉल्यूम की, आयतन की, इसकी मात्रा की, तो वॉल्यूम इसका 1.5 से लेकर 5 ml देखने को मिलता है। अगर 1.5 से 1.5 ml से कम है, तो इसको कंडीशन को बोला जाता है हाइपोसीमिया। और हाइपोसीमिया कब होगा, जब सेमिनल वेसाइकल का इशू हो रहा है, क्योंकि सेमिनल वेसाइकल जो फ्रक्टोज निकालती है वो स्पर्म सीमन का 70% भाग है, तो कम हो रहा है, मतलब वो फ्रक्टोज कम निकल रहा है। बात करें अगर 5 ml से ज्यादा की मात्रा है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरसीमिया, जो आपको प्रोस्टेटाइटिस कंडीशन में देखने को मिलता है। प्रोस्टेटाइटिस कंडीशन में क्या होता है कि सीमन की जो निकल तो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टिकी या थिक ज्यादा है। इस कंडीशन में अंदर आपका सीमन की मात्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो क्लोटिंग एंजाइम की मात्रा कम हो गई, और सीमन बहुत ज्यादा पतला हो गया, इससे इसका आयतन बढ़ जाएगा। बात करें कलर, आपका कलर व्हाइट टू ग्रे हो सकता है, लगभग सफेद कलर का आपके सीमन होता है, या फिर थोड़ा ग्रेश कलर का होता है। अगर ये येलो देखने को मिल रहा है, मतलब बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। अगर रेड कलर का है, देखो रेड कलर किसी चीज में मौजूद है, मतलब उसमें ब्लड की मात्रा है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है हीमेटोस्पर्मिया। स्पर्मिया मतलब सीमन, स्पर्म, और हीमेटो मतलब ब्लड। बात करें विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हिंदी में कहते हैं शांता, या फिर कहें बहने का गुण। मैं कहूं कि अगर सीमन को यहां पे रख दिया जाए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दें, तो 15 से 30 मिनट के भीतर भीतर ग्रेजुअली वो धीरे धीरे लिक्विफाई होता रहता है, पतला होता रहता है।
और अगर ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब कौन से ग्लैंड का इश्यू है दोस्तों? प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो ये एक प्रकार का फिजिकल एग्जामिनेशन था जिसमें आप सीमन को बाहर से देखते सब ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कौन कौन से इश्यूज हो रहे हैं। दोस्तों आगे चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या करना है? केमिकल एग्जामिनेशन में आपको उसकी पीएच देखनी है, दूसरा इसमें फ्रक्टोज का लेवल देखना है, और तीसरा इसमें पीएपी। पीएपी एक प्रकार का क्लोटिंग एंजाइम होता है जिसका पूरा नाम है प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज। मैं कहूं क्लोटिंग एंजाइम कौन सी ग्लैंड का इश्यू बताएगा आपको? प्रोस्टेट ग्लैंड का। मैं कहूं फ्रक्टोज कहां से निकलता है? सेमिनल वेसाइकल से। मैं कहूं पीएच किससे निर्धारित होती है? बल्बोयूथल ग्लैंड से। तो देखो तीनों ग्लैंड के लिए अलग अलग तीन प्रकार के अपने पास में टेस्ट हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पीएच स्ट्रिप होती है, ये एक स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप के अंदर बेसिकली देखा जाए तो आपको क्या करना है, इसमें सीमन की कुछ ड्रॉप डाल देनी है। जैसे सीमन डालोगे तो सीमन डालने के बाद में इसमें कलर में बदलाव आएगा। अब जैसे ही कलर में बदलाव आएगा तो दूसरे आपके पास में एक पीएच स्केल होता है, इस तरह का एक पीएच स्केल है जहां पे रीडिंग लगी रहती है। बीच में 7 होता है, इधर 14 होता है और यहाँ पे 0 होता है। अगर इधर बढ़े तो यानी एसिडिक मीडियम है, अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे एल्कलिनिटी यानी कि क्षारीयता बढ़ती जाएगी। अब आप देखो कि यहाँ पे कलर देखने को मिलता है बेसिकली, जैसे यहाँ पे रेड, इधर रेड कलर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, या यहाँ पे इस साइड पे आपको ब्लू कलर का या फिर आपको पर्पल कलर का बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा। तो जैसे जैसे कलर में बदलाव आ रहा है उस कलर को आप इससे मैच करेंगे। यहाँ पे रीडिंग है जैसे 1 0 1 2 3 ऐसे करके 7 तक, फिर यहाँ पे 8 9 10 ऐसे करके 14 तक। तो यहाँ से आप इसको कलर को डायरेक्टली मैच करना है कि कौन से कलर से ये पीएच स्केल मैच कर रहा है, और उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो इसकी पीएच। पीएच की नॉर्मल रेंज आपकी 7.2 से 8 के बीच में होनी चाहिए। बात करें अगर सीमन के अंदर रिसोर्सिनल रिएजेंट मिला दें तो ये रेड कलर में बदलाव हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। अगर रेड कलर का चेंज हो रहा है मतलब इसके अंदर फ्रक्टोज है, लेकिन अगर रेड कलर आपका नहीं बैठ रहा, रेड कलर सही से नहीं आ रहा, या फिर रेड कलर को आप जब स्टैंडर्ड कर्व से आप कंपेयर करोगे तो उतना रेड नहीं आ रहा, ऑरेंज आ रहा है, एक कलर का एक चार्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि इसमें फ्रक्टोज की मात्रा कितनी है। बात करें आपके सीमन को पीएनपीपी रिएजेंट होता है उसके साथ में मिक्स करना है, और अगर येलो कलर आ रहा है तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर ये येलो कलर नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, यानी कि आपका जो पीएपी एंजाइम है प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेट एंजाइम, उसकी क्या हो गई दोस्तों? लो, यानी कि कमी हो गई। तो ये आपका एक केमिकल एग्जामिनेशन है जो आपने ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया है, और उसी के बेस पे आपको प्रिपरेशन तैयारी करनी होती है। बात करें केमिकल के बाद में नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन को बोलते हैं दोस्तों माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसमें आप माइक्रोस्कोप की मदद से एग्जामिनेशन करते हो। इसलिए आपको क्या करना है, सीमन लेना है, सीमन के अंदर आप ब्रोमेलिन डालोगे। ब्रोमेलिन क्या करता है, क्लोटिंग एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म करके और उसको थोड़ा लिक्विफाइड पतला कर देता है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप सीमन को नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए रख दो, वो ऑटोमेटिक लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विफाई होने के बाद में सीमन के अंदर आपको सलाइन वाटर डालना है। कितने रेशियो के अंदर दोस्तों? 1:20 के अंदर, और ये डाइल्यूट कर देना, बहुत ज्यादा पतला कर देना। फिर इसको जो न्यूबार चेंबर है उसमें स्क्वायर होते हैं, आपने न्यूबार चेंबर इस तरह का देखा होगा, इसके स्क्वायर में अपने को डालना है, ठीक है, और स्क्वायर में अपने को काउंट करना है कि कितने स्पम्स हैं। नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर 15 मिलियन पर एमएल के हिसाब से स्पम्स होते हैं, यानी कि अगर 1 एमएल आप सीमन का सैंपल लोगे तो इसमें कितने स्पम पाए जाएंगे? 15 मिलियन। 1 मिलियन में दोस्तों होते हैं 10 लाख, तो 15 मिलियन के अंदर हो गए लगभग 1.5 करोड़ स्पम्स। बात करें स्पर्म की मोटाइलिटी, आपको क्या करना है, एक आपको ग्लास की स्लाइड लेनी है, इसमें सीमन की एक ड्रॉप डालना और इसके ऊपर आपको डालनी है कवर स्लिप। ये कवर स्लिप एक छोटी पतली स्लाइड होती है। तो देखो सबसे पहले ग्लास की स्लाइड ली, यहाँ पे सीमन की ड्रॉप डाल दी, फिर आपको इसमें बंद कर दिया। अब आपको इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। इसके अंदर आप देखो कि अगर ये आपकी जो स्पर्म है वो मूव इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में जा रहे हैं या फिर लार्ज सर्कल में जा रहे हैं, मतलब ये प्रोग्रेसिव हैं, ये अपने ओवम अंडाणु तक पहुंच जाएंगे। और अगर ये नॉन लीनियर फ्रिक्शन में जा रहे हैं, नॉन लीनियर फ्रिक्शन यानी इधर उधर उधर जा रहे हैं स्पर्म, यानी कि नॉन प्रोग्रेसिव हैं, ये कभी भी आपके एम्पुला में मौजूद जो अंडा है, ओवम है, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मोटाइलिटी यानी गतिशीलता, तो गतिशीलता को आपने किस तरह से डिफाइन किया दोस्तों, समझने की कोशिश करो। अगर आपके जो स्पर्म्स हैं वो या तो ऐसे गति कर रहे हैं इस मोशन में, या फिर ऐसे गति कर रहे हैं लार्ज सर्कल में,
यानी अब सीधे इसका टारगेट क्या है, ओवम अंडे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर यही स्पर्म दोस्तों आपके ऐसे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं, तो नॉन प्रोग्रेसिव है, मतलब ये अपने ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये इसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि गतिशीलता। दोस्तों अगली बात करें इसके अंदर, फिर आता है स्पर्म की मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे सीमन के साथ में आप पेप डाई जिसको बोलते हैं पेपनिक्लोडाई, इसके साथ में मिक्स करके आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो माइक्रोस्कोप के अंडर। इस पे इसका एक स्लाइड तैयार करके देख सकते हो। इसमें आप जो स्पर्म है उसका हेड आपका पोर्शन आपको दिखाई देगा, इसकी टेल आपको दिखाई दे रही है, इसका जो बीच का जो बॉडी वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट है, वो भी अच्छे से आपको विजिबल होगा। तो अगर आपको स्पर्म की मॉर्फोलॉजी देखनी है तो आपको इसकी पेप डाई की मदद से स्पर्म की मॉर्फोलॉजी आपको देखी जा सकती है। मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी शारीरिकी क्या है। अब इस आपके सीमन के बाद में जो नेक्स्ट जो बेस्ट आपका जो एग्जामिनेशन है वो है सीएसएफ एग्जामिनेशन, जो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है समझने के हिसाब से भी, उसको आप बहुत अच्छी डिटेल में समझिएगा। तो देखो नेक्स्ट अपन शुरू करने वाले हैं आपका सीएसएफ एग्जामिनेशन। दोस्तों कंप्लीट पैथोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर थर्ड अपने पास एग्जामिनेशन है, वो है आपका सीएसएफ एग्जामिनेशन। तो सीएसएफ क्या होता है, कैसा इसके अंदर एग्जामिनेशन, 3 प्रकार के एग्जामिनेशन होंगे, उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे डिटेल तरीके में अपन समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपका सीएसएफ एग्जामिनेशन। सीएसएफ एक प्रकार का कलरलेस लिक्विड होता है जो आपकी ब्रेन यानी आपके दिमाग को और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, सराउंड करता है, चारों तरफ से घेर के रखता है। इन इन ब्रेन का प्रोडक्शन होता है, इसका सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है ब्रेन के वेंट्रिकल्स से, और वेंट्रिकल्स में भी कौन सी जगह से, कोरोइड प्लेक्सस से। यानी अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कंप्लीट एग्जाम्स में कि सीएसएफ बनता कहाँ है, तो वेंट्रिकल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है कोरोइड प्लेक्सस, उसके द्वारा ब्रेन इसका निर्माण होता है। अब कहाँ है, कैसा है, वो सब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखिए देखिए ये आपका ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अब क्या होगा, इसके अंदर कुछ स्पेसेस पाए जाते हैं, ये फर्स्ट वाले ऐसे, इनको बोला जाता है वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल के अंदर भी स्ट्रक्चर होती है ऐसी वाली, जिसको बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। दोस्तों इसी के द्वारा निर्माण होता है सीएसएफ का। एग्जैक्टली क्या है कि आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ 3 लेयर्स पाई जाती हैं। सर कौन सी 3 लेयर्स, मैं बता देता हूं। ये पहली लेयर, फिर ये दूसरी लेयर दोस्तों, और ये होती है तीसरी लेयर। सबसे बाहरी वाली लेयर को बोला जाता है ड्यूरामेटर, बीच वाली लेयर को कहा जाता है अरेक्नोइड, और सबसे अंदर वाली लेयर को कहा जाता है दोस्तों पायामेटर। अरेक्नोइड और यहां पे जो पायामेटर है उसके बीच का जो स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं दोस्तों। ये वाला जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये वाला स्पेस, दोस्तों ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को अपन कहते हैं एसएएच। एसएएच का मतलब, सॉरी एसएएस, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया, एसएएस। एसएएस का मतलब सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस का मतलब कि ये जो अरेक्नोइड लेयर है उसके सब यानी नीचे की तरफ ये लेयर आपका स्पेस है, और इसी में आपका सीएसएफ सर्कुलेट करता रहता है। अब देखो सीएसएफ आपका ऊपर वाला पोर्शन का नाम है ब्रेन, जिसको लैटिन भाषा में सेरेब्रो कहते हैं। ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो आप ध्यान से देखो कि ये फ्लूइड है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ ऐसे सर्कुलेट हो रहा है। तो ब्रेन के लिए सेरेब्रो, स्पाइनल के लिए स्पाइनल, तो नाम हो गया सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इस तरह से आपने समझा कि सीएसएफ नामक फ्लूइड है। अब ये काम क्या करता है कि अगर एक्सीडेंट ट्रॉमा केस होता है, सिर पे चोट वगैरह लगती है, तो ब्रेन पे लगने वाला जो शॉक होता है उस शॉक को ये क्या कर लेगा दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ गया। अब चलिए आगे, बात करें इसका कलेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में। पेशेंट को सबसे पहले लेफ्ट डेक्यूबिटस पोजीशन में लिटाया जाता है, यानी लेफ्ट साइड करवट लेके लिटाते हैं।
उसकी L4 और L5 की जो लोकेशंस को ट्रेस किया जाता है। L का मतलब होता है दोस्तों लंबर, कमर की स्पाइन। कमर की रीढ़ की हड्डी के अंदर चार प्रकार की, सॉरी, पांच अपने पास में वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी होती हैं, जिसका L1, L2, L3, L4 और L5 नाम होता है। तो L4 और L5 के बीच में जो जगह है उसकी स्किन है, उसको आप बीटाडीन लाल दवा से क्लीन करोगे, ताकि अंदर जो आपकी एलपी निडल डाली जाएगी, सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने वाली निडल जाएगी, तो स्किन के ऊपर जो माइक्रोब्स हैं, पैथोजन है, उसको अंदर नहीं पहुंचा दे। जैसे ही निडल डाली, निडल डालने के बाद में आपको स्पाइनल निडल डालनी है आपको, उसके बाद में आपको 3 ट्यूब में सैंपल लेना है। एक से आप बैक्टीरिया कल्चर करोगे, दूसरे में बायोकेमिकल स्टडी करोगे, तीसरा आपको सेल को काउंट करना है। तो ये आपका हो गया इसका कलेक्शन कैसे करते हैं। अब आगे बात करेंगे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन इसमें किए जाते हैं। तो बेसिकली यहां पे तीन तरह के एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल और तीसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। तो पहले बात करेंगे दोस्तों कौन से एग्जामिनेशन के बारे में, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जाम में देखो कि इसका जो कलर है और जो क्लियरिटी है वो नॉर्मल है। अगर ये थोड़ा सा टर्बिड, गंदला सा या फिर धुंधला सा दिखाई दे रहा है तो यानी बैक्टीरिया फंगस का इन्फेक्शन है। अगर ये आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है तो एसएच हो चुका है। एसएच का मतलब सब अरेक्नोइड हेमरेज। हेमरेज यानी ब्लड लीक हो चुका है। ब्लड लीक क्यों होगा, अभी अपने डायग्राम में कहा था, ध्यान से समझना कि देखो जो सीएसएफ पाया जाता है इस सब अरेक्नोइड स्पेस में पाया जाता है। दोस्तों इस सब अरेक्नोइड स्पेस के चारों तरफ यहीं पे पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स, और गलती से ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई तो ब्लड यहाँ पे चला जाएगा। ब्लड चला जाएगा तो इसी कंडीशन में ऐसे एस के अंदर ऐसे एच हो जाएगा, सब अरेक्नोइड हेमरेज। तो हेमरेज से क्या होगा कि ब्लड आपका चारों तरफ जो सर्कुलेट कर रहा था वो प्रेशर बना लेगा। तो अगर कोई समझे, अगर ये भी समझे कि बताओ कि ऐसे एच की वजह से और क्या चीज हो सकती है, तो इससे जो सीएसएफ का प्रेशर है वो भी एकदम से क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। आगे चलो इसमें बात करें अगली स्टेज के अंदर, तो यहां पे दूसरा है सीएसएफ का प्रेशर कितना होता है। जैसे ब्लड का प्रेशर आपका एमएमएचजी में नापा जाता है, एचजी पारा होता है, उसके स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके नापते हैं, उसके आधार पे नापते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कंपैरेटिव बेस होता है पानी, और इसको सेंटीमीटर में नापते हैं। तो सेंटीमीटर एस टू इसका प्रेशर है। इसका जो मिनिमम प्रेशर है वो आपका होगा 6, और 6 से लेकर कितना, 25। अगर प्रेशर 6 से भी कम हो रहा है यानी बॉडी में कहीं ना कहीं से सीएसएफ क्या हो गया, लीक हो गया, बाहर निकल चला गया, और साथ में डिहाइड्रेशन इन बॉडी में पानी की क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई। अगर ये प्रेशर आपका 25 से ज्यादा हो रहा है तो बॉडी में मेनिंजाइटिस हो गया या एसएच। एसएच तो मैंने बता दिया, ब्लड लीक होकर सीएसएफ में चला गया तो इसकी मात्रा बढ़ गई तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा। दूसरा मेनिंजाइटिस। दोस्तों होता क्या है समझना, ये जो तीनों लेयर मैंने बताई, लेयर कौन कौन सी, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर, इन तीनों लेयर्स को कंबाइन रूप से अपन कहते हैं मेनिंजेज। और अगर इनमें इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है तो नाम हो जाता है मेनिंजाइटिस। तो सोचो अगर इस लेयर में सूजन आ गई तो चाहे आपने कम लिक्विड भी भर रखा है तो भी आपका जो प्रेशर होगा सीएसएफ का वो आपको ज्यादा महसूस होने वाला है। चलिए आगे। नेक्स्ट आपका इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दोस्तों वो 1.006 से लेकर 1.008 होती है। और वहीं बात करें कि इसकी प्रोडक्शन रेट कितनी है तो आपका एक दिन के अंदर आपको ये 500 ml देखने को मिलता है। फिजिकल के बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जामिनेशन है दोस्तों वो है आपका कौन सा, केमिकल एग्जामिनेशन। ये रहा केमिकल एग्जामिनेशन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना केमिकल एग्जामिनेशन में। सबसे पहले आपका केमिकलाइजेशन में चार बायोकेमिकल्स को आप स्टडी करते हैं, ग्लूकोज, लैक्टेट, प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें पाया जाता है दोस्तों मेनली क्लोरीन। दोस्तों ग्लूकोज का टेस्ट क्यों किया जाता है, टू एक्सेस द इंटीग्रिटी ऑफ बीबीबी। बीबीबी का मतलब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या होता है कि आपके ब्रेन और आपकी कंप्लीट बॉडी के बीच में एक बैरियर है जो किसी पैथोजन, इन्फेक्शन को या फिर किसी प्रकार के बॉडी की जो वीकनेस है उसको ब्रेन तक नहीं जाने देगा। अगर ये बैरियर टूट जाता है तो आपकी बॉडी में जो कोई भी इन्फेक्शन होगा सबसे पहले ब्रेन में चढ़ जाएगा, और अगर ब्रेन प्रोटेक्ट नहीं रहा तो फिर सब कुछ बॉडी का सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। तो आपको बीबीबी की आपकी इंटेग्रिटी देखनी है। दूसरा लैक्टेट कब करते हैं, जब आपको बैक्टीरिया वायरल वाला मेनिंजाइटिस है, अगर इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हुआ है कि वायरस का हुआ है ये पता लगाना है तो आपको लैक्टेट का टेस्ट करना है। कैसे आप प्रोटीन का टेस्ट करोगे, तो प्रोटीन का टेस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि ताकि बॉडी में कहीं पे जो ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन तो नहीं आ रहा, सूजन तो नहीं आ रही। या फिर इलेक्ट्रोलाइट का किया जाता है टीबी या कार्सिनोमेटोसिस वगैरह।
तो कार्सिनोमेटोसिस जो आपने पढ़ा वो भी किसका उदाहरण है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए टेस्ट के लिए किया जाता है। अब बात करें कि इन सभी जो बायोकेमिकल्स हैं उनकी स्टडी किस लेवल पे की जाएगी, कौन कौन से मेथड है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहां पे ध्यान से देखिए, पहला जो आपके पास में है ग्लूकोज के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस मेथड का नाम है ग्लूकोज ऑक्सीडेज प्रोक्सीडेज मेथड। यहां पे आप समझेंगे कि ये मेथड कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आपको सीएसएफ का सैंपल लेना है, सीएसएफ में रिएजेंट आपको डालना है, डालने के बाद आप उसको मिक्स कर दोगे। मिक्स करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप इसको इंक्यूबेट करना है, यानी एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर बैलेंस करना, कितना 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये से सीएसएफ के सैंपल के अंदर आपका टेम्परेचर प्रेशर बैलेंस हो गया। उसके बाद में यहाँ पे एक लाइट का सोर्स होता है जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वहां से आप इसको लाइट डालनी है। अब जो आपका सीएसएफ है रिएजेंट डालने की वजह से अपने कलर में बदलाव ला चुका है, कलर चेंज हो चुका है। तो जैसे आप लाइट डालोगे तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जो आपका कंपोनेंट या जो आपका कलर जितना ज्यादा गहरा होता है वो उतनी ही ज्यादा लाइट को क्या करता है दोस्तों, एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पे आप ध्यान से देखो कि मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ कलर्ड कंपाउंड बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नामक डिवाइस का यूज करके जो भी कलर कंपाउंड है इसके एब्जॉर्बेंस को मेजर करना है। अब जो एब्जॉर्बेंस आपकी है, अवशोषण की क्षमता है, उसको आपको कंपेयर करना होता है एक स्टैंडर्ड कर्व से। हर एक बायोकेमिकल का एक स्टैंडर्ड कर्व होता है जिससे आपको इसको कंपेयर करना है। बात करें ग्लूकोज है, उस मेथड का नाम भी क्या हो गया, ग्लूकोज ऑक्सीडेज प्रोक्सीडेज मेथड। यहां पे जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से लाइट निकलती है वो लगभग 504 नैनोमीटर के करीब निकलती है। इसकी नॉर्मल रेंज है 40 से लेकर 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 40 से कम आ रहा है तो बैक्टीरिया या फंगल मेनिंजाइटिस है, और 80 से ज्यादा आ रहा है तो कौन सा आपके पास में, वायरल मेनिंजाइटिस। फिर आगे चलिए दोस्तों, इसके अंदर नेक्स्ट आपका लैक्टेट का टेस्ट। होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जो ब्रेन के अंदर बैक्टीरियाज हैं, सीएसएफ में बैक्टीरियाज हैं, वो क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर इस टेस्ट के अंदर 1.1 से 2.4 मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से अगर लैक्टेट है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये रेंज 3.5 से भी ज्यादा चली गई तो यानी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो रखा है। इसमें भी सेम ही प्रोसीजर है, वही आपको सीएसएफ के अंदर कौन सा रिएजेंट डालना है, लैक्टेट ऑक्सीडेज रिएजेंट। अब लैक्टेट ऑक्सीडेंट रिएजेंट देखो हर बार रिएजेंट चेंज हो रहा है, सारी प्रोसीजर सेम है। हो सकता है कुछ के अंदर जैसे यानी लैक्टेट के लिए आपको जो लाइट दी जा रही थी वो 504 नैनोमीटर की जगह 540 नैनोमीटर दी जाए, तो यहाँ पे बस लाइट का थोड़ा वेरिएशन होगा, बाकी सेम आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, सेम प्रोसीजर होती है। इस मेथड का नाम होता है एंजाइमेटिक कोलोमेट्रिक मेथड। अब बात करें प्रोटीन के लिए, प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करने के लिए। देखो इस मेथड का नाम होता है बायूरेट मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें बायूरेट नामक रिएजेंट को मिक्स किया जाता है सीएसएफ के साथ में। सर बायूरेट रिएजेंट क्या होता है? बायूरेट रिएजेंट के अंदर पाया जाता है कॉपर। कॉपर इस प्रोटीन वाले सब्सटेंस के साथ में वही वही प्रोसीजर है, वही सीएसएफ लोगे, वही बायूरेट डालोगे। अब इसके अंदर आपको 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे इसको क्या करना होता है, आपको आपको इंक्यूबेट करना होता है। इंक्यूबेट करने के बाद में इधर से आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से लाइट डालोगे, लाइट को वो आपका कलर्ड कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्बेंस को आपको स्टैंडर्ड जो कर्व होता है उसके साथ में आपको कैलकुलेट करना होता है, कंपेयर करना होता है। अब मैंने बात करी कि यहाँ से 15 से लेकर 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आपको रेंज देखने को मिल रही है। अगर 45 से ज्यादा आपको प्रोटीन देखने को मिलता है तो यहाँ पे इसको जीबीएस, गूलियल ब्लरे सिंड्रोम आपको हो सकता है। ये सिंड्रोम क्या होता है, इसमें आपके नर्व जो फाइबर्स होते हैं वो पूरी तरह से एंड हो जाती हैं, मसल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या फिर आपकी बॉडी में स्पाइनल ब्लॉकेज भी देखने को मिल सकता है। बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया जाता है आयन सेलेक्टिव मेथड। आयन सेलेक्टिव मेथड में आप क्या करोगे कि आपके पास में सबसे पहले कंटेनर के अंदर आपने सीएसएफ भर लिया, और सीएसएफ के अंदर आपको मिक्स करना होता है रिएजेंट। रिएजेंट का नाम है मर्क्यूरिक नाइट्रेट ट्राइट्रेंट। ये रिएजेंट आप जैसे ही डाल देते हो तो डालने के बाद में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड डालने हैं। इलेक्ट्रोड यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव एनोड हो गया और नेगेटिव कैथोड हो गया। तो सीएसएफ में मौजूद जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे खासकर अपन बात करने वाले हैं दोस्तों किसकी, क्लोरीन की। तो जो क्लोरीन नामक इलेक्ट्रोलाइट है वो सीधा जाके इस जो एनोड वाला पार्ट है वहां पे कंपोजाइट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, वही आपका सेम प्रोसीजर है, कौन सा वाला, वही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से लाइट डालने वाला मेथड, और उससे आपको इसको चेक करना है। अगर ये रेंज 115 से 130 मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से आ रही है तो समझ जाना कि टीबी मेनिंजाइटिस
मेनिंजाइटिस या फिर कार्सिनोमेटोसिस हो रखा है। तो ये पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन है वो पूरा है आपका कौन सा, केमिकल एग्जामिनेशन। मैं ये कहूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट है दोस्तों, कोई भी संस्था है या किसी से भी आप कॉलेज से पढ़ रहे हो, हमेशा आपका ये एम होना चाहिए कि आप कंपैरेटिवली हाई स्मार्ट स्टडी करें। जहां चीजों को आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप चीजों को आपस में एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ें कि एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या है। हो सकता है मैं जो पढ़ा रहा हूं या और जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं इसमें कुछ एरर्स हों, कुछ ऐसी चीजें हों जिनसे आपको लगे कि हाँ सर ने थोड़ा सा अप डाउन कर दिया या थोड़ी सी चीजों को ज्यादा एडवांस लेवल पे बता दिया या फिर कुछ चीजों को स्किप कर दिया, तो आप जो कमेंट आपके लिए सबके लिए खुला पड़ा है, उन चीजों के लिए हमारे एरर्स को आप हमें बताइए, बुक का रेफरेंस दीजिए ताकि हम चीजों को और सुधार कर सकें। बाकी आपके लिए हमारी गुरुविद्या की पूरी टीम हमेशा अवेलेबल रहती है। देखो, अब मैं बात करता हूं इस जो आपका एग्जामिनेशन है कौन सा, केमिकल के बाद में नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन दोस्तों आपका वो है आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करोगे। इसके अंदर आपको क्या क्या देखना होता है, तो आपको सेल काउंट करनी होती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी आरबीसी कितनी है। आप सीएसएफ का सैंपल लेना, इसमें टर्क सॉल्यूशन डालना 9:1 में। अगर आपको 10 ml चाहिए तो 9 ml तो आपको रखना है सीएसएफ और 1 ml टर्क सॉल्यूशन रखना है। अब आप इसको जो न्यू बार चेंबर, याद है न्यू बार चेंबर जिसके अंदर 9 स्क्वायर होते हैं, हीमेटोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसके अंदर आप लोड कर दीजिए और स्क्वायर के अंदर आप इसको काउंट कीजिए। डब्ल्यूबीसी अगर आपकी 0 से 5 के बीच में है तो उसको नॉर्मल माना जाएगा, 5 से 10 के बीच में है तो वायरल, 10 से 100 के बीच में है तो बैक्टीरियल, और 100 से ज्यादा 500 तक है तो टीबी या फिर फंगल इन्फेक्शन माना जा सकता है। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये सेल्स पर के हिसाब से आपको देखने को मिल रही हैं। अब यहां पे बात करें डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब आपको ये पता लगाना है कि कौन से प्रकार की डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी टोटल 5 प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब इनको सबको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले सीएसएफ को एक साइटोस्पिन फनल में डालना है। ये एक इस प्रकार का फनल होता है जिसका काम होता है कि जो भी आप इसमें केमिकल डालोगे उसको क्या कर दे, सेंट्रीफ्यूज कर दे। तो इसमें जैसे ही डालोगे तो आपका सीएसएफ लगातार क्या होगा दोस्तों, सेंट्रीफ्यूज हो रहा होगा, घूम रहा होगा, घूम रहा होगा, घूम रहा होगा। इससे आपका पूरी तरह से जो सीएसएफ है पूरी तरह से मिक्स हो गया, अच्छे से तैयार हो गया। अब इस सीएसएफ को आपको डालना है स्लाइड के ऊपर। स्लाइड के ऊपर डालने के लिए हल्का सा एयर ड्राई करो। एयर ड्राई करने के बाद में इसके अंदर आपको डालना है गिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन डालने के बाद में आप इसको हल्का सा वाटर से रिंस कर लोगे, वॉश कर लोगे। अब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर आपको एग्जामिन करना है। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है आपके सीएसएफ में न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ आ रहा है, मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। और अगर आपका लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में वायरल टीबी या फंगल इन्फेक्शन है। तो इस तरह से अपन ने बहुत ही उम्दा तरीके से हर एक चीज को टच करते हुए सीएसएफ एग्जामिनेशन बखूबी तरीके से पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन की दोस्तों अपन बात करने वाले हैं वो है आपका ओएफटी टेस्ट। दोस्तों बेसिकली अपन ने क्या किया है, शुरुआती लेवल से लेकर एंड लेवल तक, हर एक एडवांस लेवल तक हर एक टेस्ट के बारे में समझने जा रहे हैं। हमने बेसिक लेवल पे कुछ टेस्ट थे जैसे कि यूरिन, सीएसएफ, सीमन, इनको पढ़ लिया है। कुछ और भी एग्जामिनेशंस हैं जैसे कि ब्लड का पूरा एग्जामिनेशन है, या फिर अपन बात करें कि आपका बोन मेरो एग्जामिनेशन है। ये एग्जामिनेशन एक हीमेटोलॉजी टॉपिक के अंदर आते हैं। लेकिन जहां तक इन टॉपिक्स की बात है, बेसिक लेवल मैंने समझा दिया है। एडवांस लेवल जहां पे सिकलिंग टेस्ट, ओएफटी टेस्ट, बाकी बहुत सारे भरे भरे टेस्ट हैं, इन सबको आपके मोस्ट फेवरेट हैं जयशिव कटारा सर, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे और उनको एक बेसिक डिटेल आपको देंगे। तो प्लीज वेलकम जयशिव कटारा सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आपको सूरज सर ने बताया कि अपने जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है उसके टॉपिक चल रहे हैं, और जो टॉपिक हैं कुछ टॉपिक सूरज सर ने करा चुके हैं, और बाकी के टॉपिक जो भी क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आते हैं उन सभी टॉपिकों के बारे में अपन बात करेंगे। उनके बारे में देखेंगे किस तरीके से अपन को क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे करेंगे, 5 नंबर का आ रहा है तो कैसे करेंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी की जो पेपर है उसकी दृष्टि से। जो अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं आप सभी तैयारी कर रहे होंगे, और उन सभी तैयारी
को देखते हुए आपके लिए हम एक क्लासेज लेके आए हैं शॉर्ट तरीके से एकदम, किस तरीके से अपन किस तरीके से टॉपिकों को याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम समय में जब पूरा कंप्लीट सिलेबस करके जाते हैं तो कुछ टॉपिक क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और अपन दूसरे टेस्ट का प्रोसीजर दूसरे टेस्ट में लिख के आ जाते हैं। इसीलिए अपन शॉर्ट तरीके से फ्लो चार्ट से आपके सामने लेके आए हैं कि समझने का तरीका, याद करने का तरीका, कैसे याद कर सकते हैं, किस प्रकार से नंबर अपन ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने कोर्स कर रखा है वो भी साथ ही एक बार क्या है पूरी इस वीडियो को देखेंगे तो देख करके जब पढ़ के जाएंगे तो उनका भी क्या है अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी अगर इस क्लास को 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो आराम से पास तो आराम से हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके सामने अपन क्लास लेके आए हैं। तो अब अपना टॉपिक है, वो टॉपिक होने वाला है OFT। क्या है टॉपिक का नाम साथियों? OFT। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक आता है, जैसे टॉपिक आया अपना OFT, तो अपन को पता होना चाहिए कि OFT है, OFT की फुल फॉर्म क्या है, ये टेस्ट अपन किस पर्पज से करते हैं, किस चीज़ का इसके अंदर पता लगाते हैं। तो टॉपिक का नाम है OFT। तो OFT की फुल फॉर्म क्या होती है सबसे पहले पता होना जरूरी है। ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ये अपनी फुल फॉर्म है किसकी? OFT टेस्ट की। और ये पेपर के अंदर देखने को मिलता है, आपने पुराने पेपर अगर देखे होंगे प्रीवियस ईयर वाले, उन सभी के अंदर लगभग देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो उसी प्रकार से हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब ये अपन जो OFT है अपन क्यों करते हैं, तो जो अपनी RBC होती है, RBC सबको पता है कि RBC के अंदर अपना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये ही मेन चीज़ होती है। तो जो RBC है उसके ऊपर मान चलो RBC बाइकॉन केव शेप की है, इसके ऊपर कोई भी क्या आ रहा है, ऑस्मेटिक प्रेशर आ रहा है। कोई भी ऑस्मेटिक प्रेशर है या कोई भी ऑस्मेटिक स्ट्रेस है, उसको झेलने की जो एबिलिटी है उसको अपन चेक करते हैं किसके अंदर? OFT टेस्ट के अंदर। इसका पर्पज है, पर्पज किस लिए? स्पेरोसाइट्स और सिकल सेल एनीमिया। स्पेरोसाइट यानी कि स्वेल हो जाएगी RBC और फूल जाएगी। इसके अलावा सिकल सेल में क्या हो जाएगी, RBC श्रिंकेज हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो यानी अब जैसे ऑस्मेटिक की बात करें, जैसे प्रेशर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो प्रेशर मांग चलो बाहर का जो वातावरण है उसका प्रेशर यदि ज़्यादा हुआ तो RBC में क्या कर जाएगा, वो एंट्री, तो RBC क्या हो जाएगी, स्वेल। और यदि मांग चलो बाहर का प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, तो RBC का प्रेशर अंदर ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, तो RBC क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो इन चीज़ों को अपन पता लगाते हैं किसके अंदर? OFT टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रिंसिपल की। तो मैं आपको बता दूं कोई भी टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए अपन क्या क्या स्टेप होने चाहिए। सबसे पहले अपन को टेस्ट का क्या बताना होता है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद अपन को क्या बताना होता है, प्रिंसिपल। इसके बाद अपन को क्या बताने होते हैं, स्पेसिमेन। इसके बाद अपना क्या बताते हैं अपन, इक्विपमेंट। इसके बाद अपन क्या बताते हैं, रिएजेंट। इसके बाद अपन बताते हैं प्रोसीजर। इसके बाद अपन बताते हैं रिजल्ट। इसके बाद बताते हैं अपन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो ये अपने क्या हैं, स्टेप हैं और इसी सीरीज से अपन को चलना है। कोई भी टेस्ट का अपन प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें अपन को इसी सीरीज में बताना होगा कि ये अपने 8 स्टेप हैं और 8 स्टेप के द्वारा ही करना है। ऐसा नहीं करना कि भाई प्रोसीजर पहले कर दिया और उसके बाद आप इक्विपमेंटों को बाद में लिख रहे हो, स्पेसिमेन को बाद में लिख रहे हो, रिजल्ट को पहले लिख रहे हो। ये प्रोसीजर आपको वहाँ पर नहीं अपनाना, आपको इस सीरीज से चलना है। चाहे वो कोई सा भी टेस्ट हो, चाहे वो हेमेटो का हो, ब्लड बैंकिंग का हो, पैथोलॉजी का हो, कोई सा भी टेस्ट हो, सभी में आपको इस तरीके से ही चलना है। क्लियर? आगे देखते हैं अपन प्रिंसिपल देखते हैं OFT का। तो प्रिंसिपल में अपन बात करें साथियों तो क्या है, एक पात्र है जिसके अंदर अपन, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, कि पूरे जो टेस्ट कर रहे हैं उसका निचोड़ क्या है। तो इसके अंदर अपन देखें ये सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन का नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जो क्या किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, NaCl और डिस्टिल वाटर का मिक्सअप होता है और उसको बोलते हैं अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अपन ने क्या ऐड कर दी, अपनी RBC। इस RBC को ऐड किया तो RBC क्या हो जाएगी, स्वेल होके रप्चर हो जाएगी या फिर श्रिंकेज होके रप्चर हो जाएगी। तो इस चीज़ का ही अपन पता लगाते हैं OFT टेस्ट के अंदर। क्लियर? अब चलते हैं अपन प्रोसीजर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, प्रोसीजर की बात करते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने तो पहले और भी स्टेप बताए थे, आप डायरेक्ट प्रोसीजर पहुंच गए। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा इस जो बाकी के स्टेप हैं वो कैसे करने होते हैं। तो बात करते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, 14 टेस्ट ट्यूब। और 14 टेस्ट ट्यूबों को टेस्ट ट्यूब स्टैंड पर रख देते हैं बस सीरियल से 1 से लेके 14 तक, यहाँ तक रख दी। रखने के बाद
मार्कर होता है अपने पास, मार्कर पेन से अपन जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है उस पर एन मार्क और लास्ट वाली टेस्ट ट्यूब पर डब्लू मार्क कर देते हैं। ये दोनों अपनी कंट्रोल ट्यूब होती हैं और इन पर अपन 1 से लेकर 12 तक क्या करेंगे, मार्क कर देंगे बाकी की टेस्ट ट्यूब पर। करने के बाद जो हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है NaCl वाला, उसको या तो अपन परसेंटेज में या फिर अपन ड्रॉप के हिसाब से ऐड करते हुए जाएंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। कैसे? हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर ऐड करते जाएंगे कंसंट्रेशन की ओर। तो जैसे मान चलो 25 ड्रॉप अपन ने एन वाली टेस्ट ट्यूब जो फर्स्ट वाली थी उसमें ऐड किया और डब्लू वाली टेस्ट ट्यूब में 25 ड्रॉप क्या ऐड कर दिया अपन ने, डिस्टिल वाटर। ठीक है, अब बाकी की जो टेस्ट ट्यूब हैं उनमें अपन ने घटते हुए सांद्रता के क्रम में अपन ने लिखते चले गए कि 0.9 से 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 इस प्रकार से अपन ऐड करते चले गए। जाने के बाद अब जो 14 भी टेस्ट ट्यूब हैं, 1 से लेकर 14 तक जो टेस्ट ट्यूब हैं, उन सभी में अपन ने क्या ऐड कर दिया साथियों, ब्लड। कितना कितना, 1-1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप ऐड करने के बाद फिर अपन ने इसको क्या करा, मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसको इनक्यूबेट कर दिया 30 से 40 मिनट के लिए स्थिर रख दिया। रखने के बाद फिर अपन ने इसको किससे ऑब्जर्व किया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ऑब्जर्व कर लिया। और जब अपन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एब्जॉर्व करते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उससे एब्जॉर्व करेंगे तो जहाँ पर अपन ने नॉर्मल की बात करें 0.3%, कहाँ पर, जहाँ पर अपन ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर 0.3% लिया था उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन हीमोलाइसिस देखते हैं। अगर यहाँ पर हीमोलाइसिस हो रहा है तो टेस्ट है अपना नॉर्मल। यदि मांग चलो इससे पहले अगर हो रहा है तो क्या बोलेंगे अपन, कौन सी डिजीज बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया। यदि मान चलो 0.3% के बाद में सॉल्यूशन है 0.4, 0.5 पे अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपन स्पेरोसाइटोसिस, ये अपन बोल देंगे डिजीज। तो ये अपना हो गया नॉर्मल रेंज हो गई, रिजल्ट हो गया, प्रोसीजर हो गया, यानी कि नीचे की चीज़ हो गई। अब क्या क्या बच गया अपना, स्पेसिमेन, इक्विपमेंट, रीजेंट। तो स्पेसिमेन में क्या क्या लिखेंगे कि सैंपल कौन सा लिया अपन ने, EDTA वाला, तो EDTA ब्लड लिख दिया स्पेसिमेन के अंदर। क्लियर? उसके बाद अपना आया क्या, इक्विपमेंट क्या क्या लिए, 14 टेस्ट ट्यूब ली, मार्कर लिया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लिया, ड्रॉपर लिया, ये सभी चीज़ हो गए हमारे इंस्ट्रूमेंट यानी इक्विपमेंट हो गए। उसके बाद आता है अपना रीजेंट कौन सा लिया है इसके अंदर अपने NaCl, कौन सा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये रीजेंट के अंदर लिख दिया। फिर अपने प्रोसीजर बताया, फिर अपन ने रिजल्ट बताया और फिर अपन ने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताया। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, कंप्लीट OFT टेस्ट, ऑस्मेटिक फैसिलिटी टेस्ट। क्लियर साथियों? चलते हैं अपन अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है अपना, इस प्रकार से आपको अच्छे से करके आना है। अगला टॉपिक है अपना सिकलिंग टेस्ट। ठीक है, अब जो सिकलिंग टेस्ट है तो मैंने बताया कि सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि भाई टेस्ट अपन क्यों कर रहे हैं, किस पर्पस से कर रहे हैं, क्या चीज़ का मेजरमेंट है, किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया जाता है इस टेस्ट के अंदर। तो सिकलिंग टेस्ट हमने सुना है, तो किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं अपन, सिकल सेल को डिटेक्ट किया जाता है। अपन को पता है कि RBC कैसी होती है, बाइकोन के शेप में होती है। जब RBC की शेप कैसी हो जाती है, हाफ मून जैसी या अर्धचंद्राकार आकृति की दिखाई देने लग जाती है, उस टेस्ट इसको पता लगाने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, सिकलिंग टेस्ट किया जाता है। अब इसका रहा पर्पज HbS। तो देखो कोई भी चीज़ है उसमें जीन होते हैं 2, जैसे ये हीमोग्लोबिन S, ये हीमोग्लोबिन S, और एक है हीमोग्लोबिन A और एक है HbS। तो अगर मांग चलो दोनों में सिकल सेल वाले जीन है अपने, तो इसका मतलब क्या है, जो पेशेंट है वो किससे ग्रसित है, सिकल सेल से, यानी सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर। यदि मांग चलो एक तो एडल्ट वाला हीमोग्लोबिन है, यानी कि जो क्या रहता है कि जन्म के बाद जो विकसित होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन वाला एडल्ट वाला हीमोग्लोबिन है, और एक है अपना सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन। तो अगर ये कंडीशन हो रखी है तो इसका मतलब है ट्रेट का मतलब क्या हो गया कि यानी कि आनुवांशिक, यानी कि ये अगली पीढ़ी जो होगी आपकी, जिस पेशेंट के अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही है तो उसकी आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके अंदर क्या मिलेगा, सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलेगा। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल क्या हुआ साथियों कि हमारी जो RBC है, RBC के अंदर क्या है, HbS प्रेजेंट है। इसको अपन किस में एक्सपोज करते हैं, लो ऑक्सीजन लेवल में। क्या कहा जाता है, लो ऑक्सीजन जो लेवल होता है उसके अंदर अपन एक्सपोज करते हैं। अब लो के अंदर क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मांग चलो बाहर का प्रेशर ज़्यादा हुआ और उसके अंदर अपन ने डाल दिया RBC को, तो RBC के अंदर एंट्री करा तो क्या हो जाएगी, RBC स्वेल हो जाएगी। इसलिए अपन इसको किसके अंदर, लो ऑक्सीजन लेवल के अंदर क्या करते हैं,
एक्सपोज किया जाता है। करने के बाद आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई दे जाती है, सिकल शेप में अगर दिखाई दे रही है इसका मतलब है सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर। क्लियर। अब कैसे करते हैं इसका पता कैसे लगाते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, एक गिलास स्लाइड है, इस गिलास स्लाइड पर अपन ने क्या ऐड करी, 1 ड्रॉप ब्लड की ऐड कर दी। 1 ड्रॉप ऐड करने के बाद फिर अपन ने क्या ऐड किया, अपन ने रिजेंट ऐड किया, कौन सा, सोडियम मेटाबाई सल्फेट। सेकेंड टेस्ट के लिए रिजेंट कौन सा लेते हैं अपन, सोडियम मेटाबाई सल्फेट। इसको ऐड करने के बाद इसको अपन ने कवर स्लिप से क्या करा, कवर करा। ठीक है, इसमें बना के कवर करने के बाद फिर अपन ने क्या कर दिया, इस कवर स्लिप को क्या करा, सील कर दिया, किससे, पैराफिन बैग से चारों तरफ से। क्यों किया, क्योंकि भाई इस पे ऑक्सीजन बाहर से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तभी तो अपन ने यहाँ पर लो CO2 लिए, सॉरी लो O2 लिया ऑक्सीजन लेवल, इसीलिए इसको अपन ने सील करा। सील करके फिर अपन ने इसको ऑब्जर्व कर लिया, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। और माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्व करने के बाद अब अपन को पता है कि आरबीसी नॉर्मल शेप है, कैसी होती है, बाइकॉनकेव शेप। अगर मांग चलो ये कैसी दिखाई दे रही है, सिकल शेप, यानी कि ये अपन को दिखाई दे रही है अर्धचंद्राकार आकृति की शेप दिखाई दे रही है आरबीसी की, इसका मतलब है सिकलिंग टेस्ट हमारा पॉजिटिव। यदि नॉर्मल दिखाई दे रही है इसका मतलब है टेस्ट हमारा नेगेटिव। ये हो गया हमारा सिकलिंग टेस्ट। इस तरीके से अपन को वहां पर एक्सप्लेन करना है, किसको, सिकलिंग टेस्ट को। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, कौन सा, सिकलिंग टेस्ट। तो अच्छे तरीके से आपको वहां पर इसको करके आना है। क्लियर। चलो चलते हैं, ये आपको याद करने का तरीका एकदम शॉर्ट तरीका है कि किस तरीके से अपन टेस्टों को कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या आ गया, अगला टॉपिक है अपना ब्लड कंपोनेंट फॉर ट्रांसफ्यूजन। अब देखो टॉपिक को समझने वाली बात है कि ब्लड कंपोनेंट फॉर ट्रांसफ्यूजन। तो बात करते हैं किसकी, ब्लड कंपोनेंट की, कि ब्लड कंपोनेंट है क्या। तो देखो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो ब्लड कंपोजिशन आता है और एक है ब्लड कंपोनेंट। तो कंपोजिशन वाले में कंफ्यूज नहीं होना, कई क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ब्लड कंपोजिशन और ब्लड कंपोनेंट, तो कंपोजिशन को ही किसके अंदर कराते हैं, ब्लड कंपोनेंट के अंदर करके आ जाते हैं। तो ऐसा वहां पर अपन को नहीं करना कि ब्लड कंपोनेंट है, ब्लड कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो ब्लड में से क्या करते हैं, सेपरेट करके जो कंपोनेंट बनते हैं, घटक बनते हैं, उनको बोलते हैं अपन ब्लड कंपोनेंट। और कंपोजिशन का मतलब क्या होगा कि ब्लड है हमारा किस किस चीज से मिलके बना है, क्या क्या, जैसे प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यू प्लेटलेट, वो अपन को ब्लड कंपोजिशन के अंदर बताना होता है। लेकिन ब्लड कंपोनेंट अपने अलग अलग होते हैं। जब इनको तैयार अपन क्यों करते हैं कि भाई 2 आदमी होते हैं, एक तो क्या होगा, रिसिपिएंट, और एक होता है अपना डोनर। डोनर यानी दाता और रिसिपिएंट यानी ग्राही। 2 होते हैं, ग्राही यानी ग्रहण करने वाला, दाता यानी देने वाला। तो डोनर ने क्या किया भाई, डोनेट कर दिया ब्लड को। डोनेट करने के बाद अब भाई पेशेंट है, रिसिपिएंट कौन हो सकता है, अपना पेशेंट, जिसको क्या है, ब्लड कंपोनेंट की क्या है, रिक्वायरमेंट है। अब ब्लड कंपोनेंट रिक्वायरमेंट है, अब कौन से ब्लड कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, मांग चलो कि अपने अंदर सारी ब्लड की जो कंपोनेंट है वो सब पूरी भरपूर मात्रा में, लेकिन केवल किसकी कमी है, आरबीसी की कमी हो गई, या फिर केवल प्लाज्मा की कमी हो गई। उस कंडीशन में उसी कंपोनेंट को क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ट्रांसफ्यूज यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपन, ट्रांसफर करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर अपन कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको ही बोलते हैं अपन ट्रांसफ्यूजन। क्लियर। अब वो ब्लड कंपोनेंट अपने कौन कौन से होते हैं, मेन ब्लड कंपोनेंट, एक तो होता है अपना आरसीसी, WRBC, LRRBC, इरिटेटेड आरबीसी, इसके अलावा PRP, और एक होता है अपना FFP। ये अपने मेन क्या हैं, ब्लड कंपोनेंट हैं साथियों। अब जो मेन ब्लड कंपोनेंट हैं इसके अंदर अपन बात करें, सबसे पहले अपन फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। RCC यानी रेड सेल कंसंट्रेट, WRBC बोस्टल आरबीसी, LRRBC ल्यूकोसाइट रिड्यूस्ड आरबीसी, इरिटेटेड आरबीसी, PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और फिर आता है अपना FFP यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, क्योंकि ये टॉपिक आता बड़ा 20 नंबर का है, और ये टॉपिक लगता है कठिन है, लेकिन है बहुत सरल। एक समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया कि किस प्रकार से अपन ब्लड कंपोनेंटों को सेपरेट कर रहे हैं, किस प्रकार जो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, इसको अपन किस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन हो जाती है पेशेंट के अंदर, कौन से सिम्टम्स है, कौन सी डिजीज हो जाती है जब अपन क्या करते हैं, इनको ट्रांसफ्यूज करते हैं। उसके अलावा
कितने टाइम के भीतर, कितने टाइम के लिए इनको स्टोरेज कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पर, उन सभी के बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपन आरसीसी। तो मांग चलो ये अपने पास है जैसे ब्लड बैग, इस ब्लड बैग के अंदर भरा हुआ है कौन सा ब्लड, होल ब्लड। ठीक है, फिल किया, डोनेशन के बाद जो ब्लड होता है, इसको फिर अपन ने क्या किया, 2000 आरपीएम पर 10 मिनट के लिए क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया, घुमा दिया, घुमाया। आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट या राउंड पर मिनट। ठीक है, घुमाने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अपन को पता है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ब्लड। आरबीसी जो बॉटम में बैठ गई, बफिकुएट जो बीच में रिंग बनती है, उसमें क्या क्या होती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और अपना अपर पार्ट पर सुप्रीनेटेड बोलते हैं जिसको, वो क्या जाता है अपना प्लाज्मा। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब अपन को क्या प्राप्त करनी है, आरसीसी प्राप्त करनी है। आरसीसी प्राप्त करने के लिए फिर अपन क्या करेंगे, इसको अपन सेंट्रीफ्यूज करने के बाद 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर पर अपराइट पोजीशन में रख दिया। रखने के बाद अपर पार्ट में जो प्लाज्मा और बफिकोएट आया, उसको अपन ने क्या करा, डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि निकाल दिया उसमें से। अब उसके बाद जो बॉटम में जो चीज़ बची आरबीसी थी, वही हमारी क्या होती है, 70% पीसीबी। पीसीबी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, और उसको ही अपन क्या बोलते हैं, कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं, आरसीसी यानी कि रेड सेल कंसंट्रेट। इस प्रकार से तैयार होता है। अब बात करें कि अगले कंपोनेंट की, तो ये इस तरीके से सेट किया है आपके लिए कि ये क्या है, सीरियल से चीज़ चलें, समझ में आपके आए। अब जैसे ही अपने पास 70% पीसीबी प्राप्त हुई, इन 70% पीसीबी में क्या ऐड कर दिया, सेलाइन। 70% पीसीबी थी, सेलाइन ऐड किया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया, फिर सुपरनेटेड आया, उसको डिस्कार्ड कर दिया, फिर सेलाइन डाला, फिर सेंट्रीफ्यूज कर दिया, सुपरनेटेड डिस्कार्ड कर दिया, फिर सेलाइन डाला, सुपर सेंट्रीफ्यूज किया, सुपरनेटेड को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। 3 बार ऐसा करते हैं। उसके बाद जो मटेरियल बचता है उसको बोलते हैं अपन WRBC। उसके बाद जो आरबीसी प्राप्त होंगी हमारी बॉटम में, उनको बोल देते हैं अपन बॉस्ड आरबीसी कंपोनेंट, ब्लड कंपोनेंट अपन को प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चले। अब जो ये बॉस्ड आरबीसी प्राप्त हुई हैं, 3 बार अपने करने के बाद जो अपन को बॉसिंग वाली आरबीसी प्राप्त हुई है, अब इनको अपन क्या करते हैं, आगे जाके एक हमारे पास फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर में छिद्र कितने mm के होते हैं, 7 से 8 माइक्रोमीटर तक के ही होते हैं। इससे ज़्यादा आकार का कोई चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी, और छोटे जो साइज की है वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, नीचे निकल जाएंगी। तो पता है अपन को WBC की 9 से 20 माइक्रोमीटर होती है, तो वो क्या रहेगा, WBC ऊपर रह जाएंगी फिल्टर पेपर पर, और आरबीसी नीचे निकल जाएंगी। तो इस प्रकार से अपन सेपरेट कर लेंगे, और इस प्रकार से जो सेपरेट करते हैं उनको बोलते हैं अपन LRRBC। LRRBC यानी कि ल्यूकोसाइट रिड्यूस्ड आरबीसी प्राप्त हुई। अब जो ल्यूकोसाइट रिड्यूस्ड आरबीसी प्राप्त हो गई, इसको फिर अपन ने किस में, रेडिएशन के अंदर रख दिया। किसके अंदर, रेडिएशन डाल दी इसके ऊपर, गामा रेज, एक्स रेज ये डाली, और ये किरणें क्या करती हैं, जो अपनी रेडिएशन क्या करती हैं, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है उसको क्या करती हैं, डैमेज करने का काम करेंगी। और डैमेज न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, WBC के अंदर। अब WBC को क्या कर देगा, ये डैमेज करने के बाद जो हमारी आरबीसी बचेंगी वही हमारी कौन सी होती हैं, इरिडिएटेड आरबीसी। क्लियर, यानी कि 4 कंपोनेंट हो गए अपने, आरसीसी, WRBC, LRRBC और इरिडिएटेड आरबीसी। उसके बाद आती है अपनी बात PRP। PRP फुल फॉर्म क्या होती है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो बात देखें कि भाई नीचे के जो 3 पार्ट डिवाइड हुए थे अपने ब्लड बैग में, एक तो क्या था अपना आरबीसी, बफिकोएट और प्लाज्मा। तो अपन ने बफिकोएट और प्लाज्मा को क्या किया था, डिस्कार्ड किया था। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो प्लाज्मा है और बफिकोएट है इसको क्या कर दो, फेंक दो, नहीं, इसको भी अपन को क्या लेना है, यूज में लेना है, काम में लेना है। तो भाई इस डिस्कार्ड किए हुए जो चीज़ थी, प्लाज्मा और प्लेटलेट थी, इनको फिर अपन ने क्या कर दिया, इस मैटर को अपन ने सेंट्रीफ्यूज कर दिया हार्ड तरीके से, हार्ड स्पिन किया 3500 आरपीएम पर 10 मिनट के लिए। ऐसा अपन ने 5 बार के लिए कर दिया। करने के बाद जो अपना सुपरनेटेड को डिस्कार्ड किया, और उसके बाद जो अपना मैटर बचा, प्लेटलेट बची, उसको बोला अपन ने PRP। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं कि भाई जो ये काम करने के बाद 5 बार सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो अपना सुपरनेटेड जो प्लाज्मा आ गया, प्लेटलेट अलग हो गई, अब केवल रह गया प्लाज्मा, उसको बोलते हैं अपन FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अब फ्रोजन का मतलब क्या होता है, जमना। क्लियर, अब जो जमना हो गया, तो यानी कि यदि -18 डिग्री पर रख दिया इसको,
अपन ने एफएफपी यानी प्लाज्मा को, तो कितना 8 घंटे के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं और 8 घंटे के लिए यूज में ले सकते हैं। उसके बाद इसको खराब हो जाता है, डिस्कार्ड करना पड़ता है केवल 8 घंटे के लिए। यदि इसको -30 डिग्री पर रख दिया जाता है तो इसको अपन कितने टाइम के लिए स्टोरेज कर लेते हैं, 12 मंथ के लिए, यानी कि 1 साल के लिए स्टोरेज करके रखा जा सकता है और 1 साल तक अपन यूज में ले सकते हैं। तो ये अपने 6 क्या हैं, मोस्टली जो अपने क्या हैं ब्लड कंपोनेंट हैं, ये अपने बताने होते हैं कि भाई प्रिपरेशन है वो अपन किस तरीके से करते हैं। क्लियर। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखो, ये आपके सामने केवल एक चार्ट है, ये रहा। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 अपने क्या हैं, ब्लड कंपोनेंट हैं जो अभी अपन ने पढ़े। इनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुके हैं, सेपरेट अपन कर चुके हैं। अब अपन को देखना है कि भाई ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिस कंडीशन में पेशेंट को ये क्या करते हैं, अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं। इनको कितने टाइम के लिए स्टोरेज कर सकते हैं, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि भाई आरसीसी कब ट्रांसफ्यूज करते हैं अपन, कब रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को। जब कोई ट्रॉमा कंडीशन होती है, एनीमिया कंडीशन होती है, उस कंडीशन में अपन ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ऑटो इम्यून या एनीमिया, ऑटो इम्यून एनीमिया हो रहा है। ऑटो इम्यून यानी कि जो खुद की ही अपनी एंटीबॉडी है और खुद की एंटीबॉडी क्या करने लग जाए, इनगल्प करने लग जाए या खत्म करने लग जाए, उस कंडीशन में अपन क्या ट्रांसफ्यूजन करते हैं, WRBC। फाइब्रिल नॉन हीमोलाइटिक या ग्राफ्ट होस्ट डिजीज होती है, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, LRRBC ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव या पोस्ट ग्राफ्ट सर्जरी के दौरान अपन क्या करेंगे, इरिटेटेड आरबीसी क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे इरिटेटेड आरबीसी। उसके बाद बाउंड हीलिंग या कॉस्मेटिक प्रोसीजर, बाउंड हीलिंग होती है यानी कोई घाव वगैरह होता है उसको भरने के लिए, उस कंडीशन में घाव वगैरह नहीं भर रहा तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। और क्लॉटिंग डिसऑर्डर है कोई, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रखा है, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, FFP ट्रांसफ्यूजन करते हैं। FFP क्यों करते हैं, क्योंकि भाई जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है अपना, उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है जो किस में हेल्प करती है, क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करती है। क्लियर साथियों। इस कंडीशन में अपन ये सारे कंपोनेंट क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं। अब देखो टाइमिंग यानी स्टोरेज देखें अपन, स्टोरेज कितने कितने टाइम के लिए, सभी का देखो 2 से 4 डिग्री क्या है, जो सभी हैं बाकी के वो कितने डिग्री पर, 2 से 4 डिग्री पर स्टोरेज कर रहे हैं सभी को, 2 से 4 डिग्री पर स्टोरेज कर दिया। लेकिन एक केवल ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो है अपना फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको अपन -30 डिग्री पर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। क्लियर। -30 डिग्री पर क्या कर रहे हैं अपन, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और बाकी सभी को 2 से 4 डिग्री पर अपन क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। अब इस टेम्परेचर पर कितने टाइम के लिए स्टोरेज कर सकते हैं, तो अपन देखते हैं कि कम से ज़्यादा की ओर देखते हैं। ठीक है, कम से ज़्यादा की ओर देखें तो 24 घंटे और 24 घंटे के लिए अपन कौन कौन सा, WRBC और PRP को अपन 2 से 4 डिग्री पर एक दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए स्टोरेज कर सकते हैं। उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, अपन को डिस्कार्ड करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद 7 डे के लिए अपन कौन सा कर सकते हैं, वो कौन सी अपनी LRRBC, ल्यूकोसाइट रिड्यूस्ड आरबीसी को 7 दिन तक अपन यूज में ले सकते हैं, स्टोरेज करके रख सकते हैं। 14 डे तक अपन इरिटेटेड जो आरबीसी होती है उसको अपन स्टोरेज करके रख सकते हैं। उसके अलावा 42 डे तक कौन सी अपनी आरसीसी को, रेड सेल कंसंट्रेट होती है, उसको स्टोरेज करके रखेंगे। और बाकी अलावा 12 मंथ यानी कि 1 ईयर, 1 साल के लिए अपन क्या करते हैं, किसको, FFP को स्टोरेज करके रख सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम के लिए स्टोरेज अपन कौन से ब्लड कंपोनेंट को रख सकते हैं, FFP यानी फ्रोजन प्लाज्मा को। और सबसे कम अपन किसको रखते हैं, PRP और अपना है WRBC को अपन स्टोरेज करते हैं। तो ये देखो इसके अंदर ब्लड कंपोनेंट के अंदर आपका प्रिपरेशन हो गया, किस प्रकार से सेपरेट कर रहे हैं कंपोनेंटों को, किस कंडीशन में ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, किस टेम्परेचर पे स्टोरेज कर सकते हैं, कितने दिन तक स्टोरेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। क्लियर साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलो चलते हैं अपना आगे। अगला टॉपिक अपना क्या आया,
अगला टॉपिक है आपके सामने ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है। जैसा मैंने बताया, एक डोनर होता है, एक रिसिपिएंट होता है। तो डोनर दाता होता है, रिसिपिएंट ग्राही होता है। तो भाई एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई भी चीज़ को अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, या ब्लड की कोई भी चीज़ को ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ब्लड के कोई भी कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और जो ब्लड कंपोनेंट हैं उनको अपन ने ट्रांसफ्यूज किया है पेशेंट के अंदर डोनर से, तो भाई उसके दौरान ट्रांसफ्यूजन के समय या ट्रांसफ्यूजन होने के बाद में यदि कोई भी रिएक्शन देखने को मिल रही है पेशेंट के अंदर भी देखने को मिलेगी, डोनर के अंदर क्या देखने को मिलेगी, कोई कुछ भी देखने को रिएक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि डोनर तो क्या कर चुका है, उसको डोनेट कर चुका है। अब उसको ग्रहण करेगा, उसके ही कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब वो कौन कौन सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कौन कौन सी है। तो ये आपके सामने 5 हैं। पहली है एक्यूट हीमोलाइटिक, दूसरी डिलेड हीमोलाइटिक, तीसरी है फैब्रिल नॉन हीमोलाइटिक, चौथी है एलर्जिक, और 5वीं है साथियों सेप्टिक। ये 5 प्रकार की क्या हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। एक्यूट, डिलेड, फैब्रिल नॉन हीमोलाइटिक, एलर्जिक और सेप्टिक। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले कि अब जो भी रिएक्शन हो रही है वो किसी ना किसी कारण से हो रही होगी, या तो पेशेंट के अंदर कोई भी चीज़ डोनर की तालमेल नहीं खा रही। यही बात हो सकती है कि डोनर का जो चीज़ हमारी बॉडी में आई है वो हमारी बॉडी तालमेल नहीं खा पा रही और एक दूसरी चीज़ का क्या कर रही है, विरोध कर रही है, तभी क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। उनके बारे में देखेंगे। सिम्टम्स क्या हैं, कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे कौन सी रिएक्शन के दौरान, और कितने टाइमिंग के अंदर वो रिएक्शन कितने टाइम के अंदर क्या हो रही है, अपन को देखने को मिल रही है। क्लियर, ये चीज़ें अपन को देखने को मिलेंगी। तो एक्यूट बात करते हैं फर्स्ट वाली की, एक्यूट हीमोलाइटिक। एक्यूट यानी अचानक से या तेजी से जो रिएक्शन हो रही है उसको बोलते हैं अपन एक्यूट हीमोलाइटिक। वो किसके कारण हो रही है, किसके कारण हो रही है, देखना, ये है अपना डोनर, ये है अपना रिसिपिएंट। इसके अंदर जो रिसिपिएंट एंड पेशेंट है उसकी एंटीबॉडी है आईजीएम और आईजीजी। किसके साथ रिएक्शन कर रही है, एबीओ एंटीजन के साथ रिएक्शन कर रही है। तब हमें कौन सी रिएक्शन देखने को मिल रही है, एक्यूट हीमोलाइटिक। किसके, अपन को पता कैसे लगेगा कि कुछ मिनट के अंदर ही अपन को क्या है दिक्कत देखने को मिल जाएगी, बॉडी के अंदर रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, या तो डार्क यूरिन हो जाएगा, या हाइपोटेंशन। एक हाइपो होती है, एक हाइपर होता है। हाइपर यानी ज़्यादा, हाइपो यानी कम। तो हाइपोटेंशन यानी कि बीपी लो हो जाएगा, और हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बीपी लो देखने को मिलेगा। तो समझ सकते हैं अपन कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्यूट हीमोलाइटिक हो रही है। और किसकी वजह से हो रही है, कि पेशेंट की जो एंटीबॉडी है किसके साथ रिएक्शन कर रही है, डोनर के एंटीजन, एबीओ एंटीजन के साथ रिएक्शन कर रही है। डिलेड हीमोलाइटिक में क्या हुआ, आईजीजी एंटीबॉडी किसके साथ रिएक्शन करी, आरएच एंटीजन के साथ। कितने टाइम में, 3 से 14 डे के। यानी डिलेड का मतलब हो गया डिले, कोई भी चीज़ में क्या हो गई, देरी हो गई। तो इस रिएक्शन में ट्रांसफ्यूजन करने के बाद कितने टाइम बाद, 3 से 14 डे के अंतराल में क्या मिलेगी अपन को, रिएक्शन देखने को मिलेगी, जो होती है अपनी जॉन्डिस या एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। अपन को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फैब्रिल नॉन हीमोलाइटिक कैसे, 1 से 6 घंटे के अंदर देखने को मिल जाती है। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, जनरल प्रोसीजर होंगे, फीवर या चिल्स जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। ये जनरल क्या है, सिम्टम्स हैं। ये क्या है, WBC किसके साथ, आईजीजी एंटीबॉडी के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, तब अपन को ये देखने को मिलेगी। एलर्जिक में क्या हुआ कि भाई कुछ ही मिनट में रिएक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन क्या सिम्टम्स आएंगे, इटचिंग आएगी, रेसेज आएंगे, एनाफाइलेक्सिस। क्योंकि अपन को पता है कि एलर्जी होती है अपनी किसके कारण होती है, आईजी एंटीबॉडी के कारण होती है। आपको पता है कि जैसे बॉडी में ईओसिनोफिल का लेवल का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ईओसिनोफिल का लेवल बढ़ा तो इसका मतलब हमारी बॉडी में क्या है, एलर्जी वाली चीज़ कंडीशन देखने को मिलेगी। वो क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि जो आईजी एंटीबॉडी किसके साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है। इस वजह से अपन को ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। बात आती है सेप्टिक। सेप्टिक क्या है, अपनी एंटीबॉडी, सॉरी एलर्जी है, रिएक्शन है। सेप्टिक के अंदर क्या हो रहा है कि जो डोनर का ब्लड है उसके अंदर पहले से जो डोनर था वो किससे ग्रसित था, कोई बैक्टीरिया से पीड़ित था, जैसे कि मान लो टीबी बैक्टीरिया। अब वो किसके अंदर चला गया, पेशेंट के अंदर।
तो वहाँ पर कौन विरोध करेगा उसका, आईजी एंटीबॉडी क्या करेगी, विरोध करेगी, और तब अपन को रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो कितने टाइम के भीतर, 1 से 6 घंटे में देखने को मिलेगी, और शोक जैसी कंडीशन इसके अंदर अपन को देखने को मिल जाएगी। क्लियर। अब ये अपनी क्या हो गई कि भाई कितने टाइम के भीतर देखने को मिल रही है, कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, किसके कारण रिएक्शन हो रही है, उन सभी के बारे में देख चुके हैं। बात करते हैं अब कि सबसे ज़्यादा घातक कौन सी है। सबसे कम घातक होती है अपनी फाइब्रिल नॉन हीमोलाइटिक, और सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, एक्यूट हीमोलाइटिक और सेप्टिक। इसके दौरान अपनी क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, घातक होती है, और इससे पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या क्या करते हैं कि अपना ट्रीटमेंट क्या क्या है, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। तो जैसे ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो तुरंत क्या करो, ट्रांसफ्यूजन को रोक दो। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो तुरंत से क्या कर दो, फ्लूइड स्टार्ट कर दो, और फ्लूइड स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर नॉर्मल सेलाइन जैसे एनएस वगैरह अपन चालू कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा टेस्टों की बात करें, टेस्ट अपना कूम टेस्ट, कल्चर, चेस्ट एक्सरे, ब्लड ग्रुपिंग, इनमें क्या है, कोई ना कोई मिस्टेक होती है, गलती होती है, एरर होते हैं, तब अपन को ये रिएक्शन देखने को मिलती है। अगर ये टेस्ट अपन ने सही तरीके से किए हैं तो अपन को रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा ट्रीटमेंट में ऑटोथेरेपी चला सकते हैं, एड्रीनेलिन, एंटी एलर्जी, एंटी हिस्टामिन, या फिर ये होती है अपनी, ये अपन ट्रीटमेंट के रूप में दे सकते हैं। क्लियर। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत, कि ये अपना हो गया, ये हो गई अपनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अपना G6PD। ये आपने खूब सुना होगा कि G6PD जो है टेस्ट आपको देखने को मिलता है 5 नंबर में, आराम से पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे तरीके से आपको पेपर के अंदर करके आना होता है। ठीक है। तो G6PD है, ये क्या होता है, किसके लिए करते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो G6PD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबसे पहले, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होगा, एक प्रकार का एंजाइम होगा। इस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, किसके दौरान, G6PD टेस्ट के दौरान। अब ये क्या करता है एंजाइम, देखो जैसे ये है अपनी आरबीसी, आरबीसी है, इसके चारों ओर इस प्रकार से क्या प्रेजेंट होता है, ये एंजाइम। कौन सा एंजाइम, G6PD। ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम आरबीसी को कोई भी मान के चलो स्ट्रेस है, कोई भी प्रेशर है, या किसी भी चीज़ से, कोई भी एंटीजन मान लो, किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, अपना G6PD एंजाइम। अगर मान के चलो कब करते हैं अपन ये, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन बार बार तेजी से देखने को मिल रहा है अपनी बॉडी के अंदर, तो अपन उस समय टेस्ट करते हैं G6PD टेस्ट। क्या पता इसके अंदर क्या हो रखा हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रखी हो, G6PD की डेफिशिएंसी हो रखी हो, इस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं G6PD एंजाइम के दौरान, जिससे आरबीसी को ब्रेकडाउन का अपन को क्या लग सके, अनुमान लगाया जा सके। क्लियर। तो देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट G6PD एंजाइम से रिएक्शन करेगा तो G6 फॉस्फेट ग्लूकोनेट में कन्वर्ट हुआ और NADPH एंजाइम, और ये NADPH एंजाइम है, यही एंजाइम क्या करता है, आरबीसी को कोई भी ऑक्सीडेशन या फिर कोई भी टॉक्सिक क्या है, स्ट्रेस है, उससे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। क्लियर। इंडिकेशन किस किस के लिए करते हैं, एनीमिया के लिए और जॉन्डिस के लिए अपन का क्या किया जाता है, G6PD टेस्ट अपन करते हैं, जिससे इनका मेजरमेंट किया जा सके। टेस्ट इसके अंदर दो करते हैं अपन, एक तो है अपना फ्लोरोसेंट स्पॉट टेस्ट और दूसरा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर
अब फ्लोरोसेंट के अंदर बात करें तो सबसे पहले क्या लिया, ब्लड ले लिया। ब्लड में क्या डाल दिया, डायरेक्ट ये एंजाइम डाल दिया अपन ने NADPH। डालने के बाद इसको अपन ने इंक्यूबेट कर दिया 37 डिग्री पर रख दिया। कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए। रखने के बाद अब इसके हमारे पास क्या होगा, एक फिल्टर पेपर होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें होंगी, उनको अपन फिल्टर पेपर पे डालेंगे। डालने के बाद इस मैटर को यहाँ डाला फिल्टर पेपर पे। डालने के बाद क्या करते हैं अपन, एब्जॉर्बेंसी को चेक करते हैं, लाइट एब्जॉर्बेंसी को। किससे कंपेयर करते हैं अपन, जो स्टैंडर्ड होता है और अपना टेस्ट है, उन दोनों से क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्बेंसी को चेक करते हैं लाइट की को, और उसके आधार पर अपन बताते हैं कि भाई G6PD की डेफिशिएंसी है या नहीं है, नॉर्मल आ रहा है या नहीं आ रहा। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, देखो ये हैं दोनों के मेथड। मेथड दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट अपना एक ही मिलेगा कि उससे अपन क्या पता लगाएंगे, एंजाइम का ही एक्टिविटी का पता लगाते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या करते हैं, RBC ली, जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, NADP और बफर, इन सबको ऐड किया, ऐड करके मिक्स किया, मिक्स करके इंक्यूबेट कर दिया 37 डिग्री टेम्परेचर पर। इंक्यूबेट करने के बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री मीटर क्या होता है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी जैसे लाइट को देंगे अपन, तो इसको क्या करेंगे अपन, एब्जॉर्बेंसी को चेक कर लेंगे, वही स्टैंडर्ड और किसके साथ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो स्टैंडर्ड था और टेस्ट था, उन दोनों के बीच में क्या करेंगे अपन, एब्जॉर्बेंसी को चेक कर लेंगे। नॉर्मल कितना रहता है ये, 7 से 20 मेल के अंदर, और 6 से 19 क्या होता है, यूनिट पर ग्राम होता है। और कितना, 7 से 20 मेल के अंदर और 9 से 20 सॉरी 6 से 19 फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। ये है अपना G6PD टेस्ट, जो अपन करते हैं 5 नंबर का, आराम से पेपर के अंदर देखने को मिलता है आपको। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेटिकुलोसाइट काउंट। अब देखो रेटिकुलोसाइट है क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अपन काउंट पढ़ते हैं, RBC काउंट, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, इओसिनोफिल काउंट, तो यहाँ पर भी अपन क्या पढ़ रहे हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट। तो रेटिकुलोसाइट काउंट होती क्या है, इमेच्योर RBC, इमेच्योर यानी कि अपरिपक्व RBC। आपको पता है कि एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें जो स्टेप होते हैं, उसमें रेटिकुलोसाइट स्टेप होता है। उसके बाद क्या आती है अपनी RBC, ये क्या होती है अपनी मेच्योर RBC, और ये क्या होती है अपनी इमेच्योर RBC, यानी कि अपरिपक्व RBC। रेटिकुलोसाइट को बोलते हैं अपरिपक्व RBC। न्यूक्लियस दोनों के अंदर क्या होता है, एब्सेंट, लेकिन रेटिकुलोसाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, RNA और राइबोसोम क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। और जो RNA और राइबोसोम प्रेजेंट हैं, लेकिन जैसे ही RBC परिपक्व होती है तो ये क्या हो जाते हैं, RBC में से एब्सेंट हो जाते हैं। तो भाई एक चीज़ देख के चलना कि किसी भी चीज़ की क्या होती है, एक लिमिट होती है। हमारे पास कोई छानने की क्या है, फिल्टर पेपर है, अपन छान रहे हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, जितने टाइम के भीतर वो उतना ही क्या करेगा, नीचे निकालेगा। अगर हमने एकदम से ज़्यादा उसके ऊपर मैटर डाल दिया तो वो छान पाएगा क्या, नहीं छान पाएगा। इसी प्रकार से नॉर्मल कंडीशन में यदि हमारे रेटिकुलोसाइट बन रही हैं, जब तो वो परिपक्व होती चली जाएंगी। यदि रेटिकुलोसाइट एकदम से ज़्यादा क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, वो किस कारण से हुई, ज़्यादा किस कारण से इमेच्योर बन गई अपनी, और वो परिपक्व नहीं हो पा रही उस समय के अंदर, तो वो किसके कारण हुई कि या तो कोई बोन मैरो है, हमारी पता है अपन को RBC का निर्माण कहाँ से हो रहा है, बोन मैरो से। अब बोन मैरो हमारी क्या हो गई, या तो ज़्यादा अत्यधिक क्या हो गई, एक्टिव हो गई, और एक्टिव हो गई तो ज़्यादा से क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन आगे जाके जो परिपक्व वाली कंडीशन है, मैच्योर RBC जो बनेगी, उसकी तो जो लिमिट है, जो कैपेसिटी है, उस हिसाब से चलेगा। अब ज़्यादा बन गई तो वो अपन चेक करते हैं कि भाई हमारी बोन मैरो ज़्यादा अत्यधिक क्या हो गई, एक्टिव तो नहीं हो गई। उन चीज़ों को अपन पता लगाते हैं, किसके अंदर पर्पज़ क्या है, बोन मैरो फंक्शन का पता लगाते हैं, और अपन एनीमिया का पता लगाते हैं। या फिर ऐसी कोई रेटिकुलोसाइट के अंदर क्या आ रही है, एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है, जिसके कारण RBC क्या नहीं हो रही, परिपक्व नहीं हो रही उस समय के अंदर। इन चीज़ों को अपन पता लगाते हैं किसके अंदर, रेटिकुलोसाइट काउंट के अंदर। प्रिंसिपल की बात करें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, मिथाइलिन ब्लू स्टेन किसको, RNA को, यानी कि इसके अंदर स्टेन का यूज करते हैं। जो मिथाइलिन ब्लू होता है, जो न्यूक्लियस को या RNA को स्टेन करने का काम कर रहा है, RNA को स्टेन करने का काम कर रहा है। तो इसके अंदर RNA किसके अंदर प्रेजेंट है, रेटिकुलोसाइट के अंदर,
और आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है। तो इसके आधार पर अपन पता लगा लेंगे। जब अपन स्टेन करेंगे तो यदि अपन को आरएनए स्टेन हो गया तो अपन पहचान कर सकते हैं कि भाई आरबीसी कैसी हैं, इमेच्योर हैं, यानी कि रेटिकुलोसाइट इतनी परसेंट प्रेजेंट है, उनका अपन पता लगा सकते हैं। रेटिकुलोसाइट को किस में व्यक्त करते हैं अपन? परसेंटेज के अंदर व्यक्त किया जाता है। क्लियर? तो अब इसका देखो प्रोसीजर कैसे करते हैं। हमारे पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें अपन ने 2 ड्रॉप क्या ऐड कर दिया, मिथाइल ब्लू। 2 ड्रॉप क्या ऐड कर दिया, ब्लड ऐड किया। इसको अपन ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। क्या करा, मिक्स किया। मिक्स करके इनक्यूबेट कर दिया 37 डिग्री के टेम्परेचर पर 15 मिनट के लिए। उसके बाद अपन ने क्या बना दी, स्लाइड। और स्लाइड कैसे बनाते हैं, सेम पीवीएफ वाली स्मीयर। कैसे, ये स्मीयर बनाई, 1 ड्रॉप डाली, स्मीयर बना दी 35 डिग्री का एंगल बना के। उसके बाद इसको क्या हुआ, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद स्टेन किया। स्टेन करने के बाद फिक्स किया। और फिक्स करने के बाद क्या कर दिया, बॉस कर दिया। और बॉस करने के बाद इसको क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है। और फिर रेटिकुलोसाइट काउंट अपन कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट, कितनी रेटिकुलोसाइट दिखाई दे रही हैं, अपॉन नंबर ऑफ आरबीसी, टोटल आरबीसी कितनी थी, इनटू 100। इस फॉर्मूले के आधार पर अपन क्या कर लेते हैं, आरबीसी को काउंट कर लेते हैं। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 0.5 से 2.5% क्या होती है हमारी रेटिकुलोसाइट होती हैं। अगर ये कम हो रही है तो क्या है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कोई रीनल डिजीज हो सकती है या फिर एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। 0.5% ज़्यादा हो गई तो क्या हो सकता है, ब्लड लॉस या फिर बोलते थे अपन हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। इस चीज़ का पता लगता है अपन को रेटिकुलोसाइट काउंट से। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हो चुका अपना रेटिकुलोसाइट। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। और जो आज ये टॉपिक जो आपको कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनमें से ही आपको सारा पेपर देखने को मिलेगा, आप भले ही देख लेना आपका जो पेपर आएगा उसके अंदर। और इसी तरीके से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। यदि मान के चलो आप पर कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी अगर नहीं आता है तो आप सेम इस तरीके पैटर्न पर ही करके आ जाओ, आप आराम से पास हो जाओगे, इस चीज़ की गारंटी है। कॉपी भरना ही हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, शॉर्ट तरीके से एकदम फ्लो चार्टों से चीज़ समझा रहे हो, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप एक रामायण घास फूस लिख रहे हो तो उसमें आप पास तो हो जाओगे लेकिन नंबर आपको ऐसे इतने अच्छे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो ये हो गया अपना रेटिकुलोसाइट काउंट। अगला टॉपिक है अपना एच बी एस्टिमेशन। अब आपको पता है एच बी एस्टिमेशन कि भाई हीमोग्लोबिन का मापन अपन आजकल सीबीसी आती है तो ऑटो एनालाइजर आ गए हैं, तो जिसके द्वारा अपन क्या कर देते हैं, जांच कर देते हैं सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके अंदर अपना हीमोग्लोबिन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अपन कैसे कर रहे हैं, मैनुअल तरीके से अपन को देखना है। तो उसके लिए अपन कौन सा मेथड देखते हैं, सालीज मेथड द्वारा अपन हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं। और भी मेथड होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो पेपर के अंदर देखने को मिलता है वो है अपना सालीज हीमोग्लोबिन मेथड। क्लियर? तो इसमें बात करें अपन प्रिंसिपल की कि भाई सिद्धांत क्या है इसका कि हीमोग्लोबिन किसके साथ, NY10HCl के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होता है, एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट होके और क्या प्रोड्यूस करता है, कलर कंपाउंड बनाता है, कलर प्रोड्यूस करता है। उस आधार पर अपना काम करता है कौन सा, सालीज मेथड या हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन मेथड। क्लियर? अब देखो प्रोसीजर में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब लेके उस टेस्ट ट्यूब पर मार्क होता है कितना, 20% का मार्क। जो HB ट्यूब होती है उस टेस्ट ट्यूब पर मार्क होता है 20% मार्क। उस 20% के मार्क तक अपन को क्या करना है, NY10HCl फिल कर देना है, रीजेंट करने के बाद हमारे पास क्या होगी, HB पिपेट।
उस एच पेट में क्या होता है 20 माइक्रोलीटर का मार्क होता है। वहाँ तक हम शक करके और अपन ब्लड को फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद उसको ऐड किया टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर अपन ने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना हीमोग्लोबिन एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अपन क्या ऐड करते चलाते हैं, इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करते चले जाते हैं। तो इसके लिए एक बार बताऊं, इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, एक कंपरेटर बॉक्स होता है, उसमें 2 स्ट्रिप लगी होती हैं दोनों साइड में, कलर स्ट्रिप बोलते हैं जिनको, ठीक है। ये कैसे कलर की होती हैं, अपनी ब्राउन कलर की। अब बीच में अपनी जो एच पेट है, ये जो मिक्स किया है सॉल्यूशन बनाया है, इस एच पेट को अपन रख देंगे। रखने के बाद फिर अपन क्या ऐड करते जाएंगे, इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करते जाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। और कब तक ऐड करते रहते हैं, जब तक कि इन दोनों क्या हैं, कलर स्ट्रिप हैं, इनका कलर किसके समान ना आ जाए, जो एच ट्यूब है, एच ट्यूब कलर कैसा ना हो जाए, दोनों कलर स्ट्रिप से मैच ना खा जाए। और जिस जगह कलर स्ट्रिप का तीनों चीज़ों को क्या हो गई, मैच हो गया कलर, उस रीडिंग को अपन क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। और वही रीडिंग क्या होती है, हमारी हीमोग्लोबिन होता है, वही रीडिंग अपनी, ठीक है। कलर मैच कर लेते हैं। मेल के अंदर कितनी रेंज होती है हीमोग्लोबिन की, 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर। फीमेल के अंदर होती है 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ये नॉर्मल रेंज होती है। यूज किस लिए करते हैं अपन, एनीमिया या पॉलीसाइथेमिया। अगर कम हो गया हीमोग्लोबिन तो एनीमिया हो गया, ज़्यादा हो गया हीमोग्लोबिन तो क्या हो गया, पॉलीसाइथेमिया जो होती है वो डिजीज हो जाती है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो जाता है। तो ये अपना हो गया एच बी एस्टिमेशन। ये भी अपना 20 नंबर का टॉपिक अपन को देखने को मिलता है पेपर के अंदर, ये हेमेटोलॉजी के अंदर भी देखने को मिलता है आपको। तो अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको और अच्छे तरीके से पेपर को करके आना है। क्लियर, चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कि नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है। ये लो, नेक्स्ट टॉपिक अपना आ चुका है पीसीबी। पीसीबी यानी फुल फॉर्म होती है पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसको अपन दूसरे नाम से किस नाम जानते हैं, हेमेटोक्रिट के नाम से भी जाना जाता है। पीसीबी को दूसरे नाम से किस नाम जानते हैं, हेमेटोक्रिट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, हेमेटोक्रिट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, ये अपन क्यों करते हैं, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, जो कंप्लीट ब्लड होता है, होल ब्लड होता है, उसके अंदर आरबीसी का वॉल्यूम चेक करते हैं, उसको बोलते हैं अपन पीसीबी। इंडिकेट क्या करते हैं, आरबीसी वॉल्यूम और एचबी कंटेंट और कंसंट्रेशन, दोनों ही चीज़ों को क्या करते हैं, मेजरमेंट किया जाता है। 2 मेथड होते हैं इसके, एक होता है माइक्रो हेमेटोक्रिट, दूसरा होता है मैक्रो हेमेटोक्रिट। तो माइक्रो का मतलब क्या हो गया, स्मॉल, और मैक्रो का मतलब हो गया लार्ज। तो यहीं से समझ में आ सकता है कि माइक्रो आया स्मॉल, तो स्मॉल यानी कि कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, स्मॉल, इसको अपन कैपिलरी मेथड के नाम से भी जान सकते हैं। मैक्रो यानी बड़ा, लार्ज, तो यहाँ पर बड़ी टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, बड़ी टेस्ट ट्यूब क्या है अपनी, बेंट्रोप ट्यूब, तो इसको अपन बेंट्रोप मेथड के नाम से भी जान सकते हैं। 2 मेथड के द्वारा, 2 विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं, पीसीबी का मापन किया जाता है। तो जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो कैसी होती है, 7 सेंटीमीटर लंबाई होती है, दोनों एंड ओपन होते हैं, 1 mm डायमीटर होता है, ठीक है। अब इसको अपन कैसे करते हैं कि स्किन को प्रिक किया, प्रिक करके और अपन ने कैपिलरी ट्यूब को क्या कर लिया, फिल कर लिया ब्लड से। फिल करने के बाद हमारे पास क्या होगी, सेंट्रीफ्यूज मशीन होगी, और 2 कैपिलरी ट्यूब लेते हैं। क्यों लेते हैं 2, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए एक कैपिलरी ट्यूब से भी काम चल सकता है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए अपन 2 कैपिलरी ट्यूब लेते हैं। और एक एंड को क्या कर देते हैं अपन, सील कर देते हैं, किससे, सील एंड से, यानी क्ले से अपन ने क्या कर दिया, सील कर दिया। सील करने के बाद इनको अपन ऐसे रख देते हैं, किसके अंदर, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। और जो क्ले वाला एरिया होता है उसको अपन आउटसाइड में रखते हैं, किस साइड में, सेंट्रीफ्यूज मशीन के आउटसाइड में। इसको अपन 10,000 आरपीएम पर 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। करने के बाद फिर अपन इसका मापन कर लेते हैं। पीसीबी को परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, पीसीबी अपन टोटल वॉल्यूम एंड 100, ये फॉर्मूला होता है अपन का किसका, पीसीबी को कलेक्ट मतलब काउंट करने का या गणना करने का। ये तो हो गया अपना माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड। दूसरा अपना कौन सा है,
बिंट्रोप मेथड। बिंट्रोप मेथड के अंदर क्या हुआ, एक टेस्ट ट्यूब ली, इसका एक एंड क्या होता है, बंद होता है, एक एंड ओपन होता है, किसका, बिंट्रोप ट्यूब का। 10 सेंटीमीटर की होती है, 1 से लेकर 10 तक क्या होती है, मार्किंग होती है, दोनों साइड में मार्किंग होती है। राइट साइड वाली मार्किंग होती है जो 0 से ऐसे 10 की ओर या 11 की ओर होती है, वो तो होती है ESR के लिए यूज में लेते हैं, और इसको अपन PCB के लिए यूज में लेते हैं। कितने RPM पर सेंट्रीफ्यूज किया इसको, 3000 RPM पर 30 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज कर दिया। करने के बाद फिर सेम अपन इसी कनेक्शन, मतलब इसे वो जो होता है अपना करने का फॉर्मूला, इसी के आधार पर अपन क्या कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं इसकी। उसके बाद नॉर्मल रेंज की बात करें, मैन के अंदर 40 से 52% और वोमेन के अंदर कितनी होती है, 37 से 47% नॉर्मल होती है PCB की वैल्यू। अब यदि 37 से कम हो रही है, लो हो रहा है, PCB कम आ रही है, तो इसका मतलब एनीमिया है। यदि हाई हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। ये होता है अपना PCB का एस्टिमेशन, यानी कि PCB को किस प्रकार से अपन मेजरमेंट करते हैं। क्लियर, दो मेथड हैं, माइक्रो हेमेटोक्रेट और मैक्रो हेमेटोक्रेट मेथड। ठीक है, कोई सा भी मेथड इसमें से पेपर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे तरीके से इसको करना है। इस प्रकार से चलते हैं अपन आगे। अगला टेस्ट है अपना ESR। ESR की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि ESR की फुल फॉर्म क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट यानी RBC, सेडिमेंटेशन यानी सेडिमेंट होना, और रेट यानी दर, कि RBC के जो बैठने की दर है वो क्या है, उसका पता लगाते हैं अपन ESR टेस्ट के अंदर। किस कंडीशन में करते हैं कि भाई कैसे, कि RBC है, ब्लड है, उसको अपन ने लिया और 1 घंटे के लिए अंदर अपन ने क्या कर दिया, उसको स्थिर रख दिया, तो RBC कितनी बॉटम में बैठ गए 1 घंटे के अंदर, उस दर को ही क्या कहते हैं अपन, ESR। किसके लिए करते हैं, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बताने का काम कौन करता है, अपना ESR। या फिर बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, उस कंडीशन में अपन क्या कौन सा टेस्ट करवाते हैं, ESR टेस्ट करवाते हैं। ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, ये होता है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। इससे अपन को इन्फेक्शन का पता लग सकता है, लेकिन ऐसे पता नहीं लग सकता कि भाई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर साथियों, नॉर्मल कितना होता है, मैन के अंदर 0 से 15 mm प्रति आवर, और वोमेन के अंदर 0 से 20 mm प्रति 1 घंटे के अंदर चेक करते हैं। ये नॉर्मल रेंज होती है किसकी, अपनी ESR की। ठीक है, बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है, RBC जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ जुड़ेगी तो किसका, रॉयलैक्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। यानी कि जो रॉयलैक्स बनता है सिक्के के रूप में बनता है, कॉइन के रूप में बन के, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से स्टक होके और तल में बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉटम में बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा उतना ज़्यादा एक दूसरे से क्या होंगे, चिपकेंगे RBC सिक्के के रूप में, कॉइन के रूप में, और क्या हो जाएंगी, तल में बैठ जाएंगी। वही अपन को क्या बताता है, इन्फेक्शन। अब आती है अपनी स्टेज। ये सारी स्टेज 3 होती हैं, लेग, डिकंटेशन और इसके आती है पैकिंग। 3 अपनी क्या होती हैं, स्टेज होती हैं। तो शुरुआत की अपन को पता है 1 घंटे में 60 मिनट है, तो शुरुआत की क्या है 10 मिनट है। उसमें तो क्या होता है, ये लेग स्टेज आती है जिसमें रॉयल एग्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। दूसरी होती है डिकंडेशन, जो होती है 10 से लेके 40 मिनट तक, जिसमें RBC क्या होता है, सेडिमेंटेशन, यानी RBC तल के अंदर बैठना स्टार्ट करती है। पैकिंग, और लास्ट में जाके जो 2-3 तरह के 4-5 जो भी अलग अलग क्या बने तल में गए, वो नीचे जाके क्या कर ली, सबने एक जगह जाके कंपोजिशन कर ली, एक जगह जाके पैकिंग कर ली। वो होती है लास्ट के 10 मिनट के लिए। ये अपनी 3 स्टेज होती हैं किसके अंदर, ESR के अंदर। क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जो ESR है, ESR की स्टेज देख ली। अब अपन देखेंगे ESR की जो
अपने मेथड हैं, किस किस मेथड के द्वारा अपन ईएसआर का मेजरमेंट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं, चलो चलते हैं आगे। मेथड के अंदर बात करी अपन ने कि अपने मेथड हैं कौन कौन से। एक तो है वेस्टर्गार्ड मेथड और एक है अपना बेंट्रोप मेथड। दो मेथड के द्वारा ईएसआर क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे अब वेस्टर्गार्ड मेथड के अंदर देखते हैं, एक वेस्टर्गार्ड ट्यूब होती है जिसकी लेंथ कितनी होती है 30 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना होता है 2.5 mm डायमीटर होता है। अब इसको अपन अगर हमारा क्या है पहले से ही एंटीकोगुलेंट ब्लड है या फिर नहीं है तो अपन 1.6 ml ब्लड में 0.4 ml क्या कर देंगे अपन सीटेड ब्लड ऐड किया, करने के बाद उसको 0 मार्क तक क्या कर दिया, फिल किया। फिल करने के बाद फिल कैसे करते हैं, दोनों एंड ओपन होते हैं, तो ये टेस्ट ट्यूब है, इसको अपन ने इसमें क्या कराई, एंट्री कराई। जैसे ही एंट्री कराएंगे तो वैक्यूम बनेगा, वैक्यूम के हेल्प से क्या हो जाएगा 0 मार्क तक फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद अपन ने क्या किया, वर्टिकल प्लेस किया 1 घंटे के रूम टेम्परेचर पर, और करने के बाद इस तरह रख दिया रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए। फिर अपन रीडिंग नोट करी कहाँ तक अपनी क्या हो गई आरबीसी सेटल डाउन हो गई, और उसको अपन mm प्रति आवर में क्या कर देते हैं, अपर लेवल से रीडिंग नोट करके और व्यक्त कर देते हैं। ऐसे ही अपन ने बात करी बेंट्रोप ट्यूब की। बेंट्रोप ट्यूब का एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज होता है, एक और 0 से लेके 110 तक मार्किंग होती है और एक और 0 से नीचे से ऊपर की ओर मार्किंग होती है। नीचे से ऊपर की ओर जो मार्किंग है वो पीसीबी के लिए होती है, और ऊपर से नीचे की ओर मार्किंग है वो किसके काउंट के लिए आती है, ईएसआर की काउंटिंग के लिए अपन करते हैं। फिल टिल 0 मार्क तक फिल किया, फिल करने के बाद वर्टिकल पोजीशन पर रखा 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर, और वही अपन ने mm प्रति आवर के अंदर व्यक्त कर दिया। नॉर्मल रेंज आपको बता दिया, अगर उससे ऊपर नीचे हो रहा है इसका मतलब इन्फेक्शन है या बॉडी के अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन है। तो साथियों ये अपना कंप्लीट हो चुका है क्या, क्लिनिकल पैथोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज जैसे अपन आपके लिए लेके आए अपन शॉर्ट क्लासेज, शॉर्ट तरीके से किस किस तरह से कर सकते हैं, कैसे अपन को याद रख सकते हैं टॉपिकों को, किस प्रकार से एक्सप्लेन करना होता है, वो टॉपिक हम आपको करा चुके हैं। और इसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं जो हेमेटो के पैथोलॉजी के अंदर आते हैं, तो ऐसे ही हम हेमेटोलॉजी की क्लास आपके लिए लेके आएंगे, और उस हेमेटोलॉजी क्लासेज को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो अच्छे से आप पढ़ना, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो देखना, जिससे आपकी चीज़ें अच्छे से क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है, और आप बताना कि इस तरीके से शॉर्ट क्लासेज हैं वो आपको और भी क्लासेज लेके आए हैं क्या टॉपिक के हिसाब से, चाहे वो एनाटॉमी की है या और किसी चीज़ की है, तो वो भी हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है साथियों, चलो चलते हैं और मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लासेज में, जो अगली आपकी कोई क्लासेज आएगी उस क्लासेज को भी अपन डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों।